अस्सलाम वालेकुम, मेरा वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक नई और खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रोशना ज़मीर और मेरा साथ दे रहे हैं हाफिज नजमुस्सा की उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। आप लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा और अभी भी कुछ लोग तो छुट्टी का मजा ले रहे हैं इस्लामाबाद में। बाकी मुल्क में काम जारी है। आप लोगों को मंडे बहुत बहुत जो है वो मुबारक हो। आप लोगों का हफ्ता बहुत अच्छा गुजरे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा गुजर रहा है और यकीनी तौर पर ये होना ही था। जब सीपैक का प्रोजेक्ट आया उसी वक्त से बहुत सारी खैर सगाली और खुशहाली जो है वो पाकिस्तान में आना शुरू हुई और अभी 10 साल सीपैक के सेलिब्रेट करने के लिए नायब वजीर आजम चीन के सर ही लाइफिंग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और कल उन्होंने पाकिस्तान के अंदर लैंड किया। 3 रोज़ा ये दौरा है जो 30 जुलाई से 1 अगस्त तक जारी रहेगा और इसमें 10 साल की ये सेरेमनी को सेलिब्रेट किया जाएगा। पाकिस्तान के सीपैक का जो प्रोजेक्ट है, जो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वन बेल्ट वन रोड के मंसूबा है, जो तरक्की की जानिब एक सफर है पाकिस्तान का और चीन का मुश्तरका तौर पर इस पूरे खित्ते एशिया में एक गेम चेंजर जो है, पाकिस्तान के लिए भी बहुत मस्बत है और चीन के लिए भी बहुत मस्बत है, इवन पूरे एशिया के लिए बहुत मस्बत है। उसको मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये दोस्ती को मजीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चीनी नायब वजीर आजम सर ही लाइफिंग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। वो तकरीब में भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात होगी और वफूद की सतह पर यह मुलाकात में बहुत सारे अहम फैसले और भी लिए जाएंगे, जिसमें मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। कैसे मजीद जो है वो जॉब क्रिएशन को पॉसिबल बनाया जा सकता है, सीपैक का नेक्स्ट फेज क्या होगा, नेक्स्ट मंसूबे क्या हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो सीपैक को किस तरीके से फर्दर डेवलप किया जा सकता है, इसमें कौन कौन सी एक्सटेंशंस लाई जा सकती हैं और इसमें कौन कौन सी फर्दर डेवलपमेंट्स शामिल की जा सकती हैं, वो भी इसी विजिट का जो है वो हिस्सा होंगी। और बहुत सारी मुलाकातें भी इसमें शामिल हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात होगी और जितने भी आला सतह के हमारे नुमाइंदे बिल्कुल उनके साथ भी मुलाकातें जारी होंगी। तो होपफुली ये एक बहुत ही पॉजिटिव जो है इनका विजिट होगा और इंशाल्लाह इससे बहुत सारी और पॉजिटिव चीज़ें भी जो है वो जनरेट होंगी, क्योंकि इस तरह की जितने भी इनिशिएटिव्स होते हैं, जितने भी विजिट्स होते हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे कोई ना कोई अच्छा इनिशिएटिव लेके आते हैं, कोई फ्रूटफुल चीज़ जो है वो दे के जाते हैं और उनकी क्लोजिंग जो होती है वो बहुत ही अच्छे। और हमें तो चीन के साथ जुड़े हुए एक अरसा हो गया और हमेशा से चीन और पाकिस्तान मुश्तरका जब भी काम करते हैं तो उसका एंड यूजर तक फायदा होता है। हम डिस्कस करेंगे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की मजीद एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं, ये 3 रोज़ा दौरे में क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी और मजीद ये भी जानेंगे कि क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है चीन के साथ, पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वेरी सीनियर मेंबर पाकिस्तान का एक बुर्दबाक नाम एम्बेसडर, फॉर्मर एम्बेसडर, वी हैव विद अस मिस्टर मसूद खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग सर। ये बताइएगा कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, सबसे पहले तो ये दौरा कितना अहम है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया। देखिए ये दौरा अहम है क्योंकि अगर आप देखें कि 2015 के बाद, यानी कि जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आए थे, उसके बाद कोई हाई लेवल विजिट इस लेवल का नहीं हुआ। बीच में वज़राए ख़ारजा वगैरह आते रहे हैं। अभी चंद माह पहले चीन के वज़ीर ख़ारजा भी यहाँ आए थे और ये जो वाइस प्रीमियर हैं, ये इस लिहाज से भी अहम है कि एक तो ये चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी है, पोलिट ब्यूरो है, उसके ये मेंबर हैं। तो यानी कि ये इनर सर्कल से हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के काफ़ी क्लोज हैं, उनके कॉन्फिडेंट हैं। उनके साथ जब शी जिनपिंग साहब चीन के मुख्तलिफ प्रोविंसेस में थे एज पार्टी सेक्रेटरी और गवर्नर, वाइस गवर्नर, उनके साथ इन्होंने काम किया हुआ है। तो ज़ाती तौर पे भी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और तीसरी बात यह है कि ये इन्होंने जो नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन है चाइना का, जो कि प्लानिंग मिनिस्ट्री है उनकी और बहुत बड़ी है, उसकी जो रूट्स हैं वो पूरे मुल्क पे फैली हुई हैं। हमारा ज़रा सिस्टम फ़र्क है, उनका सिस्टम डिफरेंट है। उसको ये हेड कर रहे थे, उसके ये चेयरमैन थे, उसके ये मिनिस्टर थे तकरीबन 5 साल। तो ये जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और सीपैक है, उसके तमाम मामलात को ये देख रहे थे और उसमें ये क्लोजली इन्वॉल्व रहे हैं। तो ये ही इज राइट पर्सन टू विजिट पाकिस्तान, इस लिहाज से कि चूंकि अब सीपैक का दूसरा फेज शुरू हो गया है और उसका जो स्कोप है काफ़ी बढ़ गया है पिछले फेज के मुकाबले में। तो अब जो ये यहाँ पर आए हैं, और अभी आपको पता है कि चीन में जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें दोनों मुल्क ने इस प्रोसेस को, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की जो है वो बात की है, डिस्कशन की है। तो ये मेरा ख्याल है ये दौरा बड़ा अच्छा साबित होगा हमारे लिए
क्योंकि इससे एक क्लैरिटी आएगी जो फ्यूचर का रोड मैप है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमने इस जेसीसी में कुछ नए मंसूबों पे काम करने का जो है दोनों ममालिक ने, दोनों हुकूमतों ने उसकी तजदीद की है। मतलब उसमें सबसे बड़ा मंसूबा जो है वो ML1 है, जो रेलवे का प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है। दिस इज द ओनली प्रोजेक्ट विच हैज बीन डिक्लेयर्ड स्ट्रेटेजिक इन सीपैक। तो ये कराची से लेके पेशावर तक जो हमारा रेलवे ट्रैक है, जो कि बिल्कुल एक बहुत ही पुराना है और दकियानूसी है, उसको अपग्रेड करना है, उसको मॉडर्नाइज करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट जो कि तसाहिल का शिकार था, ये भी इस साल के आखिर में या अगले साल में शुरू हो जाएगा, लेकिन इसकी फाइनेंशियल पैरामीटर्स वगैरह भी डिस्कस होने और वर्कआउट होने। इसी तरह और मंसूबे हैं। अब हमने देखिए सीपैक का प्लेटर जो है बढ़ा दिया, इसका मेन्यू बढ़ गया है। इसमें एग्रीकल्चर आ गया है, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, सोशियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स है और टूरिज्म है। टूरिज्म का बड़ा पोटेंशियल है चीन से और रीजन से, क्योंकि यहाँ हमारी जो गंदारा हेरिटेज है, बुद्धिस्ट हेरिटेज है। पाकिस्तान एक बहुत कदीम सरजमीन है, हमने इससे फ़ायदा नहीं उठाया। तो वहाँ से बड़े लोग यहाँ पर आना चाहते हैं और हमारे ये जो सवात और टेक्सला और ये जो वैलीज है यहाँ आना चाहते हैं। इससे देखिए आप कितना पाकिस्तान रेवेन्यू अर्न कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए बड़ी यानी कि एक अच्छे प्रोस्पेक्ट्स को इंडिकेट कर रही हैं और हमें इनका ना सिर्फ ये खैर मकदम करना चाहिए, बल्कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इनकी मुलाकातें होंगी यहाँ पर वज़ीर आज़म साहब से, सदर से और बाकी जो हमारे आला ओहदेदार हैं, उनसे बड़ी मुफीद होंगी। और दूसरी बात यह है जी कि जब हमें एक बड़ी मुसीबत यहाँ पर यह है कि हम जब किसी भी मंसूबे का जायज़ा लेते हैं तो हमारे मुआशरे में एक नुक्ताचीनी का एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है सामने। हम लोग उसकी पॉजिटिव चीज़ें नहीं देखते। आप मुझे ये बताइए कि जब सीपैक नहीं था 2013 में इस पे एक इनिशियल मुआहदे पे दस्तखत हुए थे, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उसके बाद इस पे काम शुरू हुआ। 2015 में, अप्रैल 2015 में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब आए, उसमें कोई 55 के करीब मुआहदे जो थे उस पर दस्तखत हुए और उसके बाद से सीपैक के जो प्रोजेक्ट था उस पर जो काम थे, जो मुख्तलिफ एनर्जी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, ट्रांसपोर्ट के, गवादर के, उस पर यानी कि पूरी तरह शिद्दत से काम शुरू हुआ। अब 2013 से पहले की बात करें तो उससे पहले क्या था? आया हमारे पास ये बिजली घर थे, इतने बड़े बड़े ये जो बिजली घर हैं ये चीन की मदद से हमने बना लिए गुज़श्ता मैं कहूँगा 8 साल के अरसे में, 7 साल के अरसे में। बल्कि ये जो साहिवाल का प्रोजेक्ट है और पोर्ट कासिम का प्रोजेक्ट है, ये तो अपने वक्त से पहले जो थे वो कंप्लीट हो गए थे। अब आप देखिए थर की हम बात करते थे कि थर में जो है कोयला है उसको हम 70 साल 65 साल बिल्कुल यूटिलाइज नहीं कर सके। अब वहां से बिजली पैदा हो रही है और मंसूबों पर काम हो रहा है। तो ये एनर्जी का ही हाल था कि यहाँ पर बिजली नहीं थी पाकिस्तान में, अब बिजली का सरप्लस है। अब 8000 मेगावाट जो है आपने अपने नेशनल ग्रिड में ऐड कर दिया सीपैक की बदौलत, और दूसरे मंसूबे पे काम हो रहा है। अभी करोट है, एसओ की करारी है और मुख्तलिफ हाइडल के हैं, विंड पावर के हैं। अब हम एनर्जी मिक्स पे जा रहे हैं, तो बड़ा काम हो रहा है सीपैक में, काम हुआ है। अब आप देखिए एनर्जी क्लस्टर जो है आपका वो इट हैज बीन टेकन केयर ऑफ बिकॉज ऑफ सीपैक। अब दूसरी बात आइए, तो 1500-1600 किलोमीटर जो हैं आपकी नई रोड्स बन गई है, स्टेट ऑफ द आर्ट, मोस्ट मॉडर्न। यानी कि मुल्तान से सक्खर जो मोटरवे का पैच था वो कंप्लीट हुआ, ऑरेंज लाइन हुई, केकेएच कराकोरम हाईवे की जो कि सीपैक का एक मेन रूट बनता है, उसकी अपग्रेडेशन पे काम हुआ। तो मेरा मतलब है कि सीपैक से पहले अगर जायजा लें तो कुछ भी नहीं था। गवादर कौन जानता था? और पाकिस्तान का प्रोफाइल देखिए आप, रीजनल प्रोफाइल, इंटरनेशनल प्रोफाइल कितना सीपैक की वजह से बढ़ा है। और अब दूसरे ममालिक जो हैं यहाँ पर दिलचस्पी ले रहे हैं कि आए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। अभी गवर्नमेंट ने ये इस्टेब्लिश की है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जो कि जो हमारे मिडिल ईस्ट के दोस्त हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, बहरीन, ये ममालिक इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। तो हमें अब ये जो सीपैक की व्हीकल है और एफआईसी की जो व्हीकल है, इसको इसमें ओवरलैपिंग आएगी, इसका फ्यूजन, और इसमें हमें एनर्जी के ऊपर काम करना होगा।
अब देखिए, अब सऊदीया जो है वो रिफाइनरी यहाँ पर लगाना चाह रहा है। इन सारी चीजों को हमें वेलकम करना चाहिए। उज्बेकिस्तान हमारी पोर्ट्स जो है गवादर की और कराची के वो इस्तेमाल करना चाहता है अपनी ट्रेड के लिए, तो पाकिस्तान के लिए तो नए मौके जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एग्री, दो नो डाउट सर, आप जिस तरह कह रहे हैं, और वैसे भी हम लोग देख रहे हैं स्लोगन भी चल रहा है कि फ्रॉम विजन टू रियलिटी, तो नो डाउट जो जिक्र किया जाता था गेम चेंजर का, तो आपने जितने पॉइंट्स गिनवाए भी हैं। लेकिन सर दूसरा हम फेस की तरफ जब जा रहे हैं, और अगेन ये भी मेंशन करना आपने बिल्कुल ज़रूरी था कि 2018 से 2023 तक चेयरमैन वो रहे हैं डेवलपमेंट कमीशन के, और पाकिस्तान में भी डेवलपमेंट प्लानिंग काम कर रही है। तो सर ये दूसरे फेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इस पर ज़रा प्लीज़। देखिए, दूसरे फेज में पहले तो मैं ये बात कह दूं, यहाँ लोगों को इल्म नहीं है, और चूंकि सीपैक के खिलाफ और BRI के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई है जी सर, इंडिया उसमें सर है, जिन्होंने एक मुनज़्ज़म मुहिम के तहत सीपैक को अंडरमाइन करने की कोशिश की है, प्रोपेगेंडा किया है। यहाँ पे सबवर्शन भी हुई है, सबोटाज भी हुआ है और हो रहा है। देखिए, कल बाजोड़ में इतना बड़ा वाकया हुआ, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि दुनिया को ये बताया जाए कि पाकिस्तान सिक्योर नहीं है, यहाँ आप कहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। चीनियों के जहन में भी खदशात पैदा किए जाए। बहरहाल, लेकिन जहां तक चीन और पाकिस्तान का ताल्लुक है, चीन भी ये जानता है कि इस किस्म की नापाक कोशिशें हो रही हैं, और वो स्टेट फास्ट रहा है। वो हमारा एक बड़ा ही पक्का और मजबूत दोस्त है, और वो इन सारी चीजों से आगाह है। तो मैं समझता हूँ कि जहां तक कमिटमेंट का ताल्लुक है और अंडरस्टैंडिंग का ताल्लुक है, सीपैक आगे बढ़ेगा। अब आपने बात की कि आगे कैसे चलेगा। देखिए, मैंने पहले कहा कि इसका मेन्यू बढ़ा दिया गया है। आप एग्रीकल्चर को ले लें, हम हमेशा से ये सुनते आए कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। भाई, एग्रीकल्चर कंट्री है तो हमने एग्रीकल्चर में क्या किया? हमने तो प्रोडक्टिविटी भी अपनी नहीं बढ़ाई। हम तो अभी भी बाहर से जो है दरामद करते हैं अपने फूड रिक्वायरमेंट्स। तो अब जो ये SIFC बनी है, और चीन ने भी एग्रीकल्चर में बहुत तरक्की की है, तो आप इसी शोबे को ले लें। अब इसकी मैकेनाइजेशन, इसकी मॉडर्नाइजेशन, ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात हो रही है, कतर हमसे चाहता है कि हम यहाँ पर फार्मिंग करें और उनकी फूड सिक्योरिटी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम पूरी करें। इसी तरह दूसरे ममालिक भी ये चाहेंगे। तो ये आपके लिए तो बहुत बड़े जो है मौके सामने आ रहे हैं। अब दूसरी चीज, एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये तो एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर की मॉडर्नाइजेशन जो है, इस पे आप तवज्जो दें, और इसको आप, हमारा प्लान ये होना चाहिए कि आइंदा 5 साल के अंदर हम एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उसकी आउटपुट है, अगर वो है इस वक्त, तो उसको हम कम से कम 20 से 30% जो है आगे लेके चले। अब दूसरी चीज जो है जिसमें हमारे लिए एक बहुत शॉर्टकमिंग है हमारी, वो हमारी एक्सपोर्ट्स है। हमारी एक्सपोर्ट्स जो है स्टैग्नेंट है। उसकी वजह यह कि आपके पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का, ये इंडस्ट्रियल पार्क्स का, ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट ये है कि आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे, हुकूमत पाकिस्तान वहां पर तमाम सहूलियात देगी, वन विंडो ऑपरेशन होगा। जब बाहर से बिजनेसमैन आए, इन्वेस्टर आए, वो अपना पैसा लगाना चाहे, तो उसको तमाम एक पॉइंट के ऊपर तमाम फैसिलिटीज मिले, उसको भागना ना पड़े मुख्तलिफ दफातर के दरमियान। वो आए और वहां पर अपनी फैक्ट्री लगाए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाए, जॉइंट वेंचर्स करे, स्टैंड अलोन करे, वहां प्रोडक्शन हो, और वो जो प्रोडक्ट बनती है, जो एक्सपोर्टेबल आइटम्स हैं, वो अगर मुल्क की जरूरत है तो वहां भी मुल्क में भी वो कंज्यूम हो सकती है, और उसकी एक्सपोर्ट भी हो सकती है। और आप देखिए कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी है कि हम सेंट्रल एशिया से लिंक्ड हैं, हम कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं, हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाह रहे हैं, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका की तरफ हम तवज्जो दे रहे हैं। तो ये सिर्फ उस सूरत में होगा कि हम अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को कामयाब करें। मुझे उम्मीद है, अब मैं हमेशा से कहता हूं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इज द लिटमस टेस्ट फॉर सीपैक सक्सेस। आप अपने 2 या 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हैं वो खड़े कर दें। हमारी लिस्ट अभी 9 की है, लेकिन वो गालिबन 3 या 4 पे प्रायोरिटी पे काम कह रही है हुकूमत के होगा। इसको बिल्कुल प्रायोरिटाइज करना चाहिए और इसको चला देना चाहिए। एक दफा ये चलेगा तो इट विल बी ए ट्रिगर, चाइनीज इन्वेस्टर्स भी आएंगे, दूसरे ममालिक से भी लोग आएंगे। तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा गैप है, शॉर्ट कमिंग है, डेफिसिट है, वो है एजुकेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, इस वक्त जिस मुल्क ने भी तरक्की की है, आप किसी मुल्क, चीन को छोड़ दिए, चीन, साउथ कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, इवन ताइवान की आप बात लें,
उन्होंने कैसे तरक्की की है। उन्होंने एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। अब देखिए आपको चीन से क्या चाहिए। चीन के साथ आपने यूनिवर्सिटी का कंसोर्शियम बना दिया जिसमें हमारी को तकरीबन 2 दर्जन यूनिवर्सिटीज का आपस में ताल्लुक है, लिंकेज है। आप उससे फायदा उठाइए। उसके बाद चीन जो है वो पाकिस्तानी तालिब इल्मों को सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप्स दे रहा है, यानी कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी तालिब इल्म जो है वो चीनी स्कॉलरशिप से फायदा उठा रहे हैं। वो जो वहाँ पूल बन रहा है उनको आप अपने प्रोजेक्ट्स में, चीनी प्रोजेक्ट्स में, दूसरे प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करें। तीसरी चीज जो है आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपके अंडरस्टैंडिंग्स हैं, आपके मुआहदे हैं, उससे फायदा उठाइए। ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए, नानो टेक्नोलॉजी के लिए, नई टेक्नोलॉजी में जाने के लिए ये हमें करना पड़ेगा। और एग्री सर। एग्जैक्टली साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या ज़राअत का शोबा हो या सीपैक का कोई भी अंडरगोइंग प्रोजेक्ट हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने जिस तरीके से मेंशन किया यहाँ पर जो फैक्ट्रीज और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं, उन्हीं का एक प्रोजेक्ट हमने भी डिस्कस किया था, धाबेजी। सो के तहत भी वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सीपैक के अंडर। थैंक यू सो मच मसूद खालिद साहब, फॉर्मर एम्बेसडर, हमारे साथ मौजूद थे। और हिज एक्सीलेंसी वाइस प्रीमियर ऑफ चाइना सर ही लाइफिंग जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनके 3 रोज़ा दौरे पर डिस्कशन चल रही थी। आगे बढ़ेंगे। ये दौरा जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल जो है वो पाकिस्तान के लिए साबित हो और इससे बहुत सारे और जो है वो रोज़गार के मौके भी जनरेट हो और इसके साथ साथ जितनी भी डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है वो भी इसके साथ साथ होती रहे। आगे बढ़ेंगे जी हम अपनी खबरों के सिलसिले की तरफ, जो कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की खबरें शामिल होती हैं, उनकी तरफ बढ़ेंगे। और पहली खबर मैं आपको बताऊँ कि बड़ी ही मुनफरिद खबर है मेरे पास और बड़ी स्ट्रेंज भी है कि साइंसदानों ने तकरीबन 46,000 साल पुराने जो कीड़ों के एक रखी हुई थी नस्लें बहुत सारी उन्होंने जमा करके रखी थी, वो उन्होंने दोबारा जिंदा कर ली हैं। तो ये आपके लिए बड़ी स्ट्रेंज होगी कि 46,000 साल पहले जो उन्होंने चीज़ें रखी हुई थी कीड़ों को दोबारा जिंदा कर दिया गया। ये बड़ी डिफरेंट चीज़ थी। उन्होंने कहा था कि शायद 20 लाख साल पहले से भी ताल्लुक़ रखने वाले इसमें कीड़े शामिल हैं और इनकी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने साल बाद जो है वो ये दोबारा जिंदा कर लिए जाएंगे। लेकिन ये बड़ी स्ट्रेंज भी है और साइंसदानों के पास सिर्फ इस बात का सबूत था कि कीड़े 40 साल तक मुंजमद रहने के काबिल हैं, लेकिन अगर आप देखें तो 46,000 साल तक ये जिंदा रहे हैं और उसके बाद अब इनको दोबारा जमा किया गया था और अब इनको दोबारा से जो है वो जिंदा कर लिया गया। तो देखें कि साइंस और टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। और 46,000 साल कबल, ये बहुत पुराना दौर है और मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराना दौर है। इसको तो मेंशन किया जाए, ये तो हज़रत इब्राहीम के ज़माने से भी पहले का बनता है, बहुत अरसा पहले की ये बात हो रही है इस तरीके से। वेल आई होप कि इसकी भी कोई आगे साइंस होगी, इसीलिए ये बनाया गया। अगली खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और वो है अमेरिका से। अभी साइबेरिया थे, साइबेरिया से अमेरिका लिए चलते हैं, जहाँ पर एक फलाही मकसद के लिए दुनिया का सबसे लंबा तरीन सैंडविच तैयार किया गया, जिसकी लंबाई तकरीबन 150 फीट थी और इसको नाम दिया गया था लुबनान बोलोना का। और इस सैंडविच का बनाने का मकसद ये था, पेंसिल्वेनिया में ये बनाया गया और ये आप लोग देख सकते हैं कि इसका ये एक ख़ास खुशबू और इसका जायका था जो बाकायदा तौर पर एक सैंडविच था। इसकी कीमत $100 थी, हर एक फ़िट की कीमत $100 थी। तो 150 फीट बहुत एक तवील जो है वो बड़ी एक ख़तीर रकम बनती है और इससे हासिल होने वाली जो रकम है वो गरीब लोगों की ग़ज़ाई मदद में ख़र्च की जाएगी जो लिबनान वादी में रहते हैं और उनकी ग़ज़ाई इमदाद को पूरा करने के लिए जो यहाँ से पैसे आएंगे उसके थ्रू उनकी मदद की जाएगी। तो बिल्कुल इस तरह के डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होनी भी चाहिए जिसमें आपको अप्रिसिएशन मिले कि किस तरीके से आप जो है वो चैरिटी की जो अमाउंट है वो डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली खबर की जानिब जो है बढ़ेंगे और वो जो है वो खेल के मैदान से। और आपको बताती चलूँ कि इंग्लिश टीम के फास्ट बॉलर जो है स्टीवर्ट ब्रॉड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिज़ाइन कर दिया गया है और रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और वो अपनी 37वीं सालगिरह के मौके पर उन्होंने ऐलान किया और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से टेस्ट सीरीज़ को जो है वो अलविदा कहा है और इनकी टेस्ट क्रिकेट में 600 से ज़ायद विकेटें लेने वाले ये तमाम तर्ज की क्रिकेट से रिटायरमेंट इन्होंने ले ली है। और आप देख सकते हैं कि इनकी पिक्चर्स भी दिखाई जा रही हैं। इनकी वीडियो भी एक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी जिसमें दिखा रहे कि काफ़ी अफसरदा भी थे लेकिन खुशी के थोड़े मिक्स एंड मैच जो है इनके इमोशंस थे, लेकिन दैट वाज अ गुड साइन। बड़ी दुनिया इनकी फ़ैन है बॉलिंग की और इन्होंने नो डाउट बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा करियर गुजारा है। ऑस्ट्रेलिया की जानिब बढ़ते हैं और हम लोग ये अक्सर सोचते हैं कि इंसान तो रास्ता भटक जाते हैं, क्या जानवर या बाकी जो हयात दुनिया में मौजूद हैं वो भी रास्ता भटकते हैं। तो बिल्कुल ये खबर आप लोगों से हम शेयर कर रहे हैं कि वेल मछलियों का एक पायलट ग्रुप था जो 100 से ज़ायद था, वो रास्ता भटक चुके और उन्होंने तकरीबन उसमें 50 से ज़ायद हलाक हो चुकी हैं। और ये मगरबी साहिल पर ये रास्ता भटकने की वजह से चाहे भूख की वजह थी या कुछ और
रीज़न रही होगी, पानी में कोई शिद्दत होगी जिसकी वजह से ये अपने आप को नहीं बचा सकी। और आप लोग देख सकते हैं कि साहिल समंदर पर किस तरीके से वो मौजूद हैं। और बाकी 45 व्हेल मछलियाँ जो हैं वो बच चुकी हैं, जिनको वापस पानी में छोड़ा गया। और ये मकाम पर्थ से 400 किलोमीटर दूर वाक़ है, जिसे चेनेसिस कहा जाता है। और रात के वक्त एक के बाद एक व्हेल यहाँ आकर रुक गई थी, मुकीद हो गई थी, और वापस उनके अंदर हिम्मत नहीं थी वो पानी के अंदर जा सकें। लेकिन इनमें से 50 हलाक हो चुकी हैं और व्हेल भी बड़ी एक रेयर बचाने का जो है वो तरीका जो है वो जारी है। और बिल्कुल वो सिलसिला जारी है कि बाकियों को किस तरीके से जो है वो रेस्क्यू किया जाए और वापस उनको अपने रास्ते के ऊपर जो है वो लाया जाए। अब आपको बताती चलिए एक बड़ी गुड न्यूज़ है हमारे पास, और वो गुड न्यूज़ ये है कि यूजुअली कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं वो रिकवर होने के बाद भी इस खदशात से दो चार होते हैं कि क्या पता हमारी बिल्कुल कब दोबारा कैंसर हो जाए और आगे की हमारी लाइफ जो है वो नॉर्मल होगी या नहीं होगी। लेकिन साइंसदानों ने एक तहकीक की है और इम्यूनोथेरेपी जो है वो इन्होंने इस तरह की डिस्कवर की है, जिससे ये पता चलता है कि उनका इलाज जो है वो इलाज के बाद वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सेहतियाब होकर ज़िंदगी गुजार सकेंगे और जो उनकी गिल्टी थी वो मुकम्मल तौर पर सुकड़ जाएगी और उसके बाद की जो उनकी लाइफ होगी वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वो गुजार सकेंगे और उनको कोई भी दूसरी बीमारी के लगने के खदशात जो है वो भी कम हो जाएंगे। और ये ज़रूरी है कि जहाँ पर दुनिया तरक्की कर रही है वहीं पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी मेडिकल साइंस भी आगे बढ़े। और मेडिकल साइंस में बहुत सारी ऐसी बीमारियां आज भी मौजूद हैं जो लाइलाज हैं, या अगर उनका इलाज मुमकिन भी है तो एक वक्ती तौर पर, या उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एहतियात करके अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर वो ख़त्म नहीं होते। तो मेडिकल साइंस इसमें मज़ीद तरक्की कर रही है। अब एक और दिलचस्प वाक़े की वीडियो दिखाते हैं जो बड़ी इमोशनल है और वो भी अगेन बाकी जो दुनिया में हयात मौजूद हैं उनसे रिलेटेड है, मगरमच्छ के हवाले से। एक मादा मगरमच्छ अपने अंडे और अपने घोंसलों तक पहुंचने के लिए एक जद्दोजहद कर रही है। और ये कोकोआ नामी एक साहिल है जहां पर वो फ्लोरिडा के करीब, और ये एक तंग सी बाड़ है, रिल, यहाँ से वो निकलने की कोशिश कर रही है और बिल आखिर वो कामयाब हो जाती है। ये आप लोग देख रहे हैं, और फिर वो अपने अंडों के पास चली जाती है। ये बड़ी वायरल है वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे। बिल्कुल, और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो स्ट्रगल कर रही है। देखें, लेकिन पहले तो वो सोच रहे थे वीडियो बनाने वाले कि ये जद्दोजहद इतनी क्यों कर रही है, लेकिन लेटर ऑन उनको आखिर में पता चल ही गया कि इतनी जद्दोजहद किस लिए हो रही है। तो एक माँ जो है वो अपने घोंसले तक पहुँचने के लिए किस तरीके से मेहनत करती है। तो इसीलिए आप अपनी मदर्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया करें। वो जो भी आपके लिए करती हैं, दिन भर वो बहुत छोटे छोटे काम कर रही होती है जिनको आप निगलेक्ट कर जाते हैं। तो ये करना बिल्कुल कोई अच्छी बात नहीं है। आप एक स्माइल होती है यूजुअली, घर जाके आप यूजुअली एक हग कर लेते हैं। वो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं आपके जो उनका पूरा दिन जो है वो बहुत खूबसूरत बना देती हैं। अब आपको लिए चलते हैं हम इटली की जानिब। इटली में ये हुआ है जी कि एक माल बरादर बहरी जहाज़ था जो बहुत लंबे तवील अरसे के बाद मिला है, और कहते हैं कि ये 21 से 2200 साल पुराना जो है वो जहाज़ था और इसमें बहुत सारी चीज़ें भी दरियाफ्त हुई हैं। और साइंसदान कहते हैं कि बहुत ही अच्छी एक दरियाफ्त है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। इसके ऊपर फ़िलहाल जो है वो रिसर्च जारी है और माहिरीन ने बताया है कि ये बहरी जहाज़ मुमकिन तौर पर कदीम रूमी इदारे से है और इसमें बाकी क्या क्या चीज़ें निकलेंगी, कौन कौन से नवादरात निकलेंगे, इसके बारे में फ़िलहाल जो है वो अभी रिसर्च जारी है। और जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी वो भी हम सुबह पाकिस्तान में आपके साथ शामिल करेंगे। ओके, सो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम जिक्र करते हैं पाकिस्तान की या बाकी हयात का, जिस तरीके से ये जिक्र कर रहे थे, तो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना चाहिए। निज़ाम शमसी के हवाले से हम लोग जिक्र करेंगे कि निज़ाम शमसी के गर्म तरीन सैयारे, जितनी सूरज की रोशनी बर्दाश्त करने वाला, ज़मीन के जो पड़ोसी सैयारा भी जिसे कहा जाता है ज़हरा, उसका निज़ाम शमसी का दूसरा और हमारी ज़मीन का पड़ोसी सैयारा है। और दर हकीकत ये हमारे निज़ाम शमसी का सबसे गर्म सैयारा तस्वुर किया जाता है। और अब साइंसदानों ने ज़मीन का वो मकाम दरियाफ्त किया है जहाँ सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा पड़ती है। दर हकीकत रोशनी की मिकदार ज़हरा जितनी होती है। और नीदरलैंड के यूनिवर्सिटी में बताया गया है कि बर आज़म जनूबी अमरीका के मगरबी साहिल को एंडेज के करीब सहराए ईटाकामा के सतह मुर्तफ़ा पर ज़हरा जितनी सूरज की रोशनी पड़ती है। और ये कितनी गर्मी, कितनी गर्मी। और हम यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के हम रोज़ जो है वो गर्मी की बात कर रहे थे कि कितनी ज़्यादा गर्मी है, कितनी शिद्दत से गर्मी पड़ रही है। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं, अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया का गर्म तरीन इलाका जो है वो कहाँ पे है और किस तरीके से वहाँ पे गर्मी पड़ रही होगी, वहाँ पे रहने वाले लोग जो है वो किस तरीके से इसको बर्दाश्त कर रहे होंगे। लेकिन क्लाइमेट चेंज है, हमें बर्दाश्त करते रहना चाहिए इसको। एंड ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें जो है इसी तरीके से चलती रहेंगी। अब आपको लिए चलते हैं मुजफ्फराबाद, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारी खूबसूरत जगह देखने को हैं और हमारे नुमाइंदे भी वहाँ पे मौजूद हैं जो कि आपको मुजफ्फराबाद की सैर करवाने जा रहे हैं। अदील अहमद खान की रिपोर्ट देखें। छब आबशार। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से जहलम वैली शाहराह पर सफर करें तो तकरीबन 45 किलोमीटर की मुसाफत तय करने के बाद चिनारी के मकाम से दरियाए जहलम के बाएं किनारे पर 10 किलोमीटर लिंक रोड आज़ाद कश्मीर की दूसरी बुलंद तरीन आबशार की तरफ जाती है जिसे छम्ब आबशार कहते हैं।
निस्फ सड़क पुख्ता है, बाकी की सड़क कच्ची और दुश्वार गुजार है, मगर यहाँ के खूबसूरत नज़ारे सड़क की खराबी से तवज्जो हटा देते हैं। अलबत्ता छंब आबशार पर पहुँचते ही रास्ते की दुश्वारी का एहसास जाता रहता है, जहाँ पहाड़ का सीना चीरकर 350 फुट की ऊंचाई से गिरता दूधिया पानी बेहद दिलकश नजर आता है। सूरज की शुआएं जब आबशार के पानी से मुनक्कस होती हैं तो आबशार के इर्द गिर्द कोसे कज़ा के रंग बिखर जाते हैं। आबशार के आसपास पहाड़ की शादाबी और शाही दरख्तों के झुंड इसे मजीद दिलकशी अता करते हैं। मौसम गर्मा में सयाह बड़ी तादाद में यहाँ निकलते हैं और इस दिलकश आबशार के शहर में खो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। ये झेलम वैली का एरिया छम और ये छम वाटरफॉल है जो मेरी बैक साइड पर। रास्ते में बहुत प्यारी जगह आती हैं। जो ही आप चिनारी से डाइवर्ट होते हैं इस रोड पे तो कई स्पॉट आते हैं जहाँ पे आप फैमिली के साथ आराम से बैठ कर एंजॉय कर सकते हैं। आबशार तक पहुँचने के लिए रास्ता और बैठने के लिए मुनासिब जगहें तो बनाई गई हैं, ताहम इनमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। यहाँ तक रसाई के लिए पुख्ता शाहराह की फराहमी के साथ साथ क़याम ताम की सहूलियात को बेहतर बनाकर टूरिज्म को मजीद फ़रोग़ दिया जा सकता है। गर्मी का मौसम और आप इस तरह के इलाके का रुख ना करें तो ये बड़ी ही नाइंसाफ़ी होगी। और पाकिस्तान में बहुत सारी खूबसूरत जगह मौजूद हैं जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। हमें बहुत कम जगहों का पता है, लेकिन डिस्कवर करने पे पता चलता है कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा खूबसूरत है और कितनी ज़्यादा खूबसूरती समेटे हुए है। एग्जैक्टली, एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे हमारे साथ। मुल्क में इस वक्त तवानाई का बहुत बहरान है जिसका हम सबको ख्याल करना चाहिए। इसकी बचत करनी चाहिए बिजली की, क्योंकि बचत होगी तो हमारा मुल्क रोशन और खुशहाल होगा। वेलकम बैक। और पाकिस्तान की तरक्की की अगर बात की जाए तो एक ऐसा स्टेप जो है वो लिया गया था 10 साल पहले, जो कि अभी तक जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। और इसके साथ साथ बहुत सारी और ब्रांचेस जो हैं वो खुलती जा रही हैं, डेवलपमेंट की, तरक्की की, और बहुत सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान में मज़ीद आती जा रही हैं। और इसकी मेन रीज़न क्या थी जी? CPEC था, जिसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती भी मजबूत हुई और पाकिस्तान में बहुत सारे रोज़गार के मौके जो है वो शामिल हुए, तरक्की के बहुत सारे मौके जो है वो पैदा हुए। एग्जैक्टली। आप लोगों को बताते हैं कि CPEC एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका आगाज़ जब हुआ तो ये तकरीबन कहा जाता है कि 46 अरब डॉलर का मंसूबा था और उसको आगे बढ़ाकर 62 अरब डॉलर कर दिया गया है। और इसमें अभी तक बात करें तो तकरीबन 27.4 अरब डॉलर के मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं, जो तकरीबन 2 लाख मुलाजमतों के मौके भी जिन्होंने फराहम किए हैं। अब ये 10 साल शराकत दारी का हम लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन आगे का क्या प्रोग्राम है? और ये तारीखी CPEC प्रोग्राम जो है ये आगाज़ में 2013 में शुरू हुआ था और फिर इसको कंटिन्यू करते हुए अब 2030 तक के विजन के ऊपर बात करेंगे। और इस अरसे में कौन कौन से मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए या मजीद आने वाले मंसूबे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चीन पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के तज्ज़ियाकार और साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर CPEC जनाब डॉक्टर हसन दाऊद भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डॉक्टर साहब, ये बताया गया जश्न तो हम लोग मना रहे हैं और नो डाउट मनाना भी चाहिए, ये 10 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन। जिस तरीके से 27.4 अरब डॉलर के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हुई, मंसूबे मुकम्मल हुए, 2 लाख से ज़्यादा मुलाजमतों को मौका मिला, तो आगे सर क्या देख रहे हैं? अभी तक ये बताइएगा जो हमने अभी तक सफ़र तय किया इसमें क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं? जी वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी जनरेशन और आपसे जो यंगर जनरेशन है
वो ये रियलाइज़ करे कि कितना इम्पोर्टेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना और ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना। और अगर आप इस प्रोजेक्ट के पिछले 10 साल को देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास अराउंड 6000 मेगावाट ऑफ एनर्जी आई। और जब आप 6000 मेगावाट ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो आप ये रियलाइज़ कीजिएगा कि 2013 के अंदर कितनी लोड शेडिंग थी, हमारी कितनी स्केसिटी ऑफ एनर्जी थी, उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कितने मसाइल थे और नेचुरली हाउस होल्ड के भी कितने मसाइल थे। और इसके अलावा अराउंड 800 किलोमीटर्स की हमने ट्रांसमिशन लाइन बनाई। और ट्रांसमिशन लाइन की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा कि पहली दफ़ा HVDC लाइन है और HVDC लाइन ऐसी होती है जिसके अंदर ट्रांसमिशन लॉसेस कम होते हैं। इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी सिस्टम के अंदर एफिशिएंसी आ रही। और ये बात तो बहुत अरसे से हम कर रहे हैं कि एनर्जी के अंदर हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे इश्यूज़ हैं अराउंड नॉट जस्ट दी जनरेशन बट ट्रांसमिशन और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। और मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता जब हमने जनरेशन को ओवरकम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह और अब ट्रांसमिशन की तरफ चलेंगे और अब नेक्स्ट फेज़ में जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मुझे यकीन है कि हम प्राइवेट एंटरप्राइजेस को करेंगे। इसके अलावा तकरीबन 500 किलोमीटर से ज़्यादा की हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की। और जब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो आप इससे पहले क्लिप दिखा रहे थे टूरिज़म साइट्स का, फॉर इंस्टेंस मुजफ्फराबाद की, तो जब तक आपके पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा और कंपैटिबल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो आप कैसे टूरिस्ट को लेके जाएंगे इन जगहों पे, कैसे आप रूरल और अर्बन सिनर्जी ला सकेंगे, किस तरह आप देहात के फार्म्स को आप मार्केट के साथ कनेक्ट करेंगे। और ये वो चीज़ है जो कि हमें CPEC के ज़रिए मिला। और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट फेज़ के अंदर आप काराकोरम हाईवे की एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे और हमारे जो माल और रसद है वो चाइना एक्सपोर्ट होने की रेशो बढ़ेगी, जो कि ऑलरेडी पिछले 10 साल में 35% से ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो हमें यकीनन वो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा चाइना है उसमें फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और अगेन आपकी जनरेशन और आपसे यंगर जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर की वजह से आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी, आपकी जो क्वालिटी ऑफ इंटरनेट है जो कि 3G, 4G, 5G और आगे अभी 6G की तरफ जाना। और जब 2030 के अंदर जो चाइना के प्लान्स हैं उस वक्त 6G आ चुका होगा जिसकी स्पीड 1000 टाइम्स फास्टर होगी जो कि अभी इंटरनेट है। तो हमने अगर कंपैटिबल रहना है तो फिर हमें ऑप्टिकल फाइबर जैसे प्रोजेक्ट्स को करना होगा। और फिर इन सब चीज़ों में जो सबसे शानदार चीज़ है वो गवादर है। और गवादर के एयरपोर्ट का अभी जो टेस्ट फ्लाइट्स हैं उसकी इनाग्रेशन प्राइम मिनिस्टर साहब ने की और नेक्स्ट फेज़ में बाय सितंबर और अक्टूबर ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। और वहाँ पे फिर टूरिज़म, इन्वेस्टर्स और इसके अलावा वो लोग जो मैरीटाइम सेक्टर और ब्लू इकोनॉमी से एसोसिएटेड हैं वो होंगे। जिस तरह गवादर जो इस वक्त अभी पोर्ट है, हमारी 3 बर्थ्स हैं और एक कार्गो बर्थ है, अगर ये एक्सपेंड करके 13 और 14 बर्थ की तरफ चल जाती है, हमारी डेप्थ जो है वो 14 से 18 मीटर हो जाती है और हम डीप सी पोर्ट बन जाते हैं, तो आप इमेजिन करें कि कितना माल और रसद यहाँ पर आएगा, कितना वो हम उसको सपोर्ट कर सकेंगे सेंट्रल एशियन कंट्री को जो ना सिर्फ लैंडलॉक हैं बल्कि डबल लैंडलॉक्ड हैं और उनको हमारी ज़रूरत है और हमें नेचुरली अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसके अलावा इन जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं और मेरे डायरेक्ट ताल्लुक पिछले 4 साल में खैबर पख्तूनख्वा में राशाकई से रहा है, अगर हम इन स्पेशल इकनॉमिक जोन को प्रैग्मेटिक प्लानिंग के ज़रिए और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और यूटिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट को करेंगे तो कोई वजह नहीं कि चाइनीज़ और दीगर जो इन्वेस्टर्स हैं थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट है वो होगी। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी कमिटमेंट हो और ना सिर्फ गवर्नमेंट की कमिटमेंट हो, हर वो इंडिविजुअल, प्रोफेसर्स, एकेडेमिया, थिंक टैंक्स, टेक्नोक्रेट्स, गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेट्स मोर इम्पॉर्टेंटली, इन सब की कमिटमेंट हमें चाहिए। क्योंकि आप इमेजिन करें कि हमें 1.3 मिलियन टू 1.4 मिलियन जॉब्स क्रिएट करनी है हर साल और ये तकरीबन 3 मिलियन हो जाएंगी 2050 तक। जिस तरह हमारी आबादी बढ़ी है, जिस तरह हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों के पास एजुकेशन की, स्पेशली हायर एजुकेशन की, तो उनके लिए जॉब्स क्रिएट करने के लिए हमें CPEC के ज़रिए एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है। इसमें चाइनीज़ फुल कमिटमेंट है, चाइनीज़ गवर्नमेंट की फुल कमिटमेंट है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम अक्सर नैरेटिव की बात करते हैं, CPEC ने पाकिस्तान को ये नैरेटिव दिया है कि अगर कमिटमेंट हो और रेजिलियंस हो तो एक नेशन जो है वो ऐसे इनिशिएटिव जो कि जिस तरह आपने कहा कि 28 बिलियन $US और 62 बिलियन $US की तरफ हम जा रहे हैं वो हम कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल एक ऐसा फुल पैकेज है जिसने पाकिस्तान को
रीजनल इकोनॉमीज़ के कैनवस पे लाके खड़ा कर दिया है। हम compete कर रहे हैं और इस कंपटीशन में हमें मज़ीद बेहतर होना है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, गवादर, मैरीटाइम सेक्टर जो मेन पिलर्स हैं। ऑफ कोर्स इसके अंदर हमें सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, एग्रीकल्चर को हमने सपोर्ट करना है अब नेक्स्ट फेज़ के अंदर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो चाइना के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है उसको बहुत तेज़ी से अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ लिंक करनी है, जिसमें माइंस एंड मिनरल्स है। आपके पास बेइंतहा मादनियात हैं और हमने रेकोडेक की बात करते हैं हम, और बहुत सारे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जेम्स एंड ज्वेलरी का बहुत शानदार कारोबार है और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिर्फ हमने ये करना है कि उसमें वैल्यू ऐड करना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लानी है और फिर उस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जॉइंट वेंचर्स करते हुए या इंडिविजुअल एक्सपोर्ट करते हुए हमने अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ानी है ताकि जो इकोनॉमिक प्रेशर हमारे पर आता है वो ना हो सके। सर ये बताइएगा कि सीपेक की अम्ब्रेला के अंडर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शनल हो चुके हैं और मुकम्मल हो चुके हैं और कौन कौन से मजीद प्रोजेक्ट्स इस टाइमलाइन में शामिल होने वाले हैं? जी, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो कि अभी नेक्स्ट फेज़ में होगी इंशाल्लाह वो ML1 प्रोजेक्ट है। इस वक्त हमारी जो स्पीड है, एवरेज स्पीड, वो अराउंड 40 to 45 किलोमीटर्स पर आवर है। मैं बात कर रहा हूँ पैसेंजर ट्रेन्स की, और कार्गो की इससे भी कम है। जब इंशाल्लाह आपका ये ML1 प्रोजेक्ट जो कि तकरीबन 8 साल का प्रोजेक्ट होगा और प्रॉब्ली अराउंड $10 बिलियन का होगा, तो जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो आपकी एवरेज स्पीड 120 से 130 किलोमीटर्स पर आवर होगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी कार्गो, आपकी टूरिज़म, आपकी ट्रेड और ओवरऑल मूवमेंट जो है वो कितनी उसमें ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट आएगा। दूसरे फेज़ में जो अभी हमने जो चीज़ करना और इसमें पूरी कमिटमेंट और तमाम नेशन की कमिटमेंट, स्पेशली वो लोग जो बिज़नेस, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड बॉडीज़ के साथ हैं और इवन गवर्नमेंट ऑन ब्यूरोक्रेसी, उसने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिएट करते हुए कमिटमेंट के साथ, टॉप डाउन कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना है, वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो एक ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होंगे जहां पर जब आप जॉइंट वेंचर्स करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाएंगे, अपनी लोकल इन्वेस्टमेंट को और इन्वेस्टर को इनकरेज करेंगे, और वो इन्वेस्टर पाकिस्तानी जो दीगर ममालिक में रहते हैं वो आके जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप एक सिक्योरिटी ऑपरेटर्स, आप वहाँ पर यूटिलिटीज़, गैस, पानी, बिजली, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, तो आप देखिएगा कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको 3 से 4% तक स्टिमुलस मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि आपकी बहुत सारी इकोनॉमी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ना होने की वजह से नहीं होती। आप टूरिज़म की बात करते हैं, जब आपकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो लोग कैसे जाएंगे उन खूबसूरत जगहों को देखने के लिए जो आप अपने प्रोग्राम में शोकेस कर सकते हैं। तो उसके लिए जब आपका क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा नेक्स्ट फेज़ के अंदर, तो आप देखिएगा। तो मेरे नज़दीक जो 3 प्रोजेक्ट्स जो बहुत ही क्रिटिकल हैं नेक्स्ट फेज़ में और जिसमें फुल हमें थ्रॉटल के साथ आगे जाना है, फर्स्ट इज़ ML1, second is special economic zone, और third is the Gwadar both port and city development according to the master plan। जब आपने लॉन्ग टर्म प्लान और गवादर सिटी मास्टर प्लान के मुताबिक इसकी डेवलपमेंट कर ली और उसको फ्री ट्रेड डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया इंशाल्लाह, तो आप देखिएगा कि कितनी तेज़ी से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आती है। ऑलरेडी चाइनीज़ इन्वेस्टर आ रहे हैं, ऑलरेडी चाइना ओवरसीज़ पोर्ट होल्डिंग ने वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट की, और मैं हर दफ़ा जब गवादर में जाता हूँ और मेरा काफ़ी चक्कर लगता है, मैं गवादर मास्टर प्लान के साथ भी एसोसिएटेड रहा, मैं हर दफ़ा गवादर को बेहतर ग्रीनर मिलता हूँ। मुझे पता है कि वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, पानी के, बिजली के, और इसीलिए आफ्टर लॉट ऑफ हार्ड वर्क हम अब बिजली वहाँ पर लेस्बेला के अंदर 100 मेगावाट की ले आए हैं, और ये बिजली आप इमेजिन करें कि 10 मेगावाट थी फॉर ओवर 20-25 ईयर्स। तो 10 मेगावाट से तो आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, तो अब जब 100 मेगावाट आ जाएगा, गवादर का 300 मेगावाट का पावर प्लांट इंशाल्लाह आ जाएगा, तो आप देखिएगा कि गवादर के अंदर कितनी तेज़ी से है, क्योंकि वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि आसूदगी हो, वो चाहते हैं कि उनके पानी, बिजली, गैस, सड़कों के मसाइल हल हों, और वो इसी सूरत हो सकता है कि जब आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स को करें, अपने टाइमलाइंस के मुताबिक करें, उसके अंदर बेवजह की डिलेज ना डालें, बेवजह की डिस्कशन ना डालें, अपने नेशनल नैरेटिव को डेवलपमेंट और इस तरह के इनिशिएटिव्स के अराउंड करें ताकि एक पॉजिटिविटी आए और लोग मज़ीद एफर्ट करें ताकि
एनर्जी के मज़ीद प्रोजेक्ट्स आ सकें। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान जो कि एक एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जा रहा है, एक रिस्पॉन्सिबल एनवायरनमेंट रेजिलिएंट नेशन बनने के लिए, उसमें जहां हमने कोल पे कमिटमेंट शो की है, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाया है, हम आगे जाके रिन्यूएबल की तरफ पूरा फोकस करेंगे। हमारे हाइडल प्रोजेक्ट इंशाल्लाह 2025 तक कंप्लीट हो जाएंगे। आप लाहौर के अंदर ऑरेंज लाइन के इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पे बेइंतहा क्रिटिसिज्म है, आज देखिए कि वो कितना अच्छी तरह और आपका एक सिंबल ऑफ डेवलपमेंट बन चुका है। इसी तरह आपका जो हकला DI खान रोड जो कि पाकिस्तान में PSGP के थ्रू अंडर CPEC अम्ब्रेला बना, उसके नतीजे में DI खान जैसे रिमोट एरियाज़ को आपने डायरेक्ट इस्लामाबाद से कनेक्ट कर दिया है और वहाँ पर अब पंजाब से और दीगर शहरों से और प्रोविंसेस से इन्वेस्टमेंट जा रही है और बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आ रही है। और मुझे ये भी यकीन है कि नेक्स्ट फेज़ में जब आप एग्रीकल्चर में काम करेंगे तो हम चश्मा राइट बैंक कैनाल को फोकस करेंगे, क्योंकि वो भी एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट है जो कि उस एरिया को, उस रीजन को बिल्कुल ग्रीन कन्वर्ट कर देगा। और हमारे जो फूड सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, जिसको आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट पूरी कमिटमेंट शो कर रही है, उसके अराउंड बॉडीज़ और इन्वेस्टमेंट बॉडीज़, फैसिलिटेशन बॉडीज़ बनाई जा रही हैं, तो मेरा यकीन है कि एक तरफ हमारे पास मिडिल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट आएगी, एग्रीकल्चर, पेट्रोकेमिकल, दूसरी तरफ से चाइनीज़ सपोर्ट होगी, तो हम एक हब बनने वाले हैं ओवरऑल डेवलपमेंट का, इन्वेस्टमेंट का। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी क्वेश्चन करता चलूँ कि बग़ैर वजह के पुअर नैरेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है, बग़ैर वजह के किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में पेसिमिज्म लाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑफ एनी एजेंडा। और तीसरा ये कि अपनी ह्यूमन रिसोर्स को हमने डेवलप करना है ताकि वो इस तरह के इनिशिएटिव्स को आगे लेके जा सकें। ये 2030 तक का प्रोजेक्ट है और आगे भी जाएगा, और उस वक्त जो ह्यूमन रिसोर्स होगी वो आज से तैयारी करे। AI, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन और कनेक्टिविटी, ऑप्टिकल फाइबर अभी आ जाएगा। और मेरी यहाँ पर गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वो रिमोट एरियाज जो कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं, वहाँ पर भी इंटरनेट और एक्सेस टू इंटरनेट ज़रूर दें, क्योंकि जिस तरह पहले रोटी कपड़ा और मकान होता था, अब रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट हो गया है। और इसीलिए अब आपने एज अ बेसिक ह्यूमन नीड आपने ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है, और CPEC आपको वो प्लेटफॉर्म देता है जिसके नतीजे में आप ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का आपने जिक्र किया, रशाकई से मुतालिक कुछ बताएं कि उसमें क्या क्या, क्योंकि हमने धाबेजी डिस्कस किया, उसको सारा पता है हमारी ऑडियंस को भी, लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन रशाकई में क्या क्या चीज़ें हैं? जी, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज आप एक वन साइज फिट ऑल मॉडल पे नहीं जा सकते। हर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अपनी नेचुरल एंडाउमेंट है, अपनी खसूसियात हैं। जिस तरह रशाकई आपकी नॉर्दर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी को केटर करता है, दाबेजी साउथ के अंदर आपके जो ब्लू इकोनॉमी है उसको और आपकी पोर्ट्स के साथ उसकी जो प्रॉक्सिमिटी है उसकी वजह से वो लेवरेज करता है। और पंजाब के अंदर जो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन फैसलाबाद है वो आपके डायरेक्ट इंडस्ट्रियल हब को कनेक्ट करता है। तो तीनों के अपने फीचर्स हैं। अब रशाकई के अंदर 3 फेज़ के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। उसका फर्स्ट फेज़ अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। उसके अंदर हमारे पास तकरीबन 15 जॉइंट वेंचर्स जिसके अंदर चाइनीज़ इन्वेस्टर्स हैं। और जो सबसे खसूसी बात है और ये तमाम पाकिस्तानियों को समझने की ज़रूरत है वो ये है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर तकरीबन 40 के करीब स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। उसके अंदर सिर्फ 3 या 4 ऐसे हैं जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट खुद डेवलप कर रही है, और रशाकई एक ऐसा है जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट CRBC कंपनी है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, वो डेवलप कर रही है, और उसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। और इस तरह के जॉइंट वेंचर्स हमने मज़ीद डेवलप करने हैं। हमने कोशिश करनी है कि चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को और चाइनीज़ ट्रेड बॉडीज़ को कनेक्ट करना है, धाबेजी के केस में, फैसलाबाद के केस में, ताकि हम चाइनीज़ इन्वेस्टर्स का हौसला बढ़ा सकें, उनको दोबारा पाकिस्तान वापस ला सकें और इन्वेस्टमेंट। अब कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हट चुकी हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऑफिशियल सीनियर, और मैं आपको बताऊं ये इतना इम्पॉर्टेंट विजिट है चाइनीज़ वाइस प्रीमियर का, बिकॉज ना सिर्फ ये पोलिट ब्यूरो के मेंबर हैं बल्कि उनकी फाइनेंशियल टीम के मेंबर हैं, उनके नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं जो कि हमारी प्लानिंग कमीशन का इक्विवेलेंट है। और JCC के अंदर इन्होंने बहुत प्रैग्मेटिक प्लानिंग की। और मेरा ये ख्याल है कि अगर हम इस दौरे को और इसके दौरे के जो डिलीवरेबल सेट किए जाए हैं
उसके अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को प्रायोरिटी दें, बिसाइड्स ML1, बिसाइड्स ब्लू इकोनॉमी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन दहाबेजी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन फैसलाबाद, तमाम तर तरक्की होगी तभी पाकिस्तान आएगा। न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहें। एक बार फिर सुबह पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद। और नजम, आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों को ये बोला जाता है कि बातों में माहिर लोग हैं। हाँ। और उनके बारे में ये कहा भी जाता है कि बहुत सारी बातें करते हैं या फिर बातों से एक दूसरे को अपने जाल में फंसा लेते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान के बारे में बताने लगी हूँ जो कि बिल्कुल जो लफ्ज़ों का खेल खेलते हैं। और लफ्ज़ों का खेल क्या है, अब आप ये भी सोच के परेशान हो रहे होंगे, लेकिन अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले हमने आपके साथ इनके गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में भी बताया था, और इनका जो वर्ल्ड स्क्रैबल चैंपियनशिप थी उसके हवाले से भी हमने बताया था। और हम ये सोच रहे थे कि स्क्रैबल क्या होती है, किस तरह से खेली जाती है, और इनको हमने शामिल भी करना है प्रोग्राम में। तो लीजिए, हमने उनको आज प्रोग्राम में शामिल कर ही लिया। एग्जैक्टली हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, ये उनका तीसरा वर्ल्ड टाइटल है। 24 में से 21 गेम्स में अपने नाम की हैं, और उन्होंने 2017 में थाईलैंड में प्रिंसेस कप, 2018 में बरतानिया में मुनक़दा वर्ल्ड स्क्रैबल चैंपियनशिप और ओपन डिवीज़न जीता था। और हम्माद का स्प्रिट स्कोर तकरीबन 1854 रहा है, और सिंगापुर के जरमी को 16 गेम्स में तकरीबन अमेरिका के स्टेफन के 15 गेम्स जीतकर दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं हम्माद हादी खान। ये एक पाकिस्तान का उभरता हुआ सितारा, बल्कि ऑलरेडी ही इज़ अ स्टार, वर्ल्ड चैंपियन हैं, 3 टाइटल इनके पास हैं। सो आइए उनसे आपको मिलवाते हैं और जानते हैं कि इस गेम के बारे में भी और उनकी अपनी लाइफ के बारे में भी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हम्माद हादी खान। अस्सलाम वालेकुम हम्माद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आप ठीक होंगे। मुझे ये बताइएगा हम्माद, यही गेम क्यों और कब से इसका आगाज़ किया और कैसे आपको पता चला था इस गेम के बारे में? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। ये गेम जो है वो मैंने बहुत यंग एज से स्टार्ट किया था, और ये जो है वो मेरे पेरेंट्स हमने इंट्रोड्यूस करवाया था। और बचपन से ही हमेशा जो है वो पेरेंट्स का हमेशा प्लान होता है कि वो बच्चों को पढ़ाई की तरफ फोकस रखें उनका। तो ये मेरे पेरेंट्स मुझे माइंड गेम और ये मेरे स्क्रैबल, वर्ड्स और इंग्लिश और मैथ्स का भी काफ़ी ताल्लुक है गहरा। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्क्रैबल से इंट्रोड्यूस करवाया ताकि मैं पढ़ाई के साथ साथ एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर इसको लूँ, किसी और एक्टिविटी को उठाने से बेहतर रही। तो ठीक हो गया। ऑब्वियसली वो ओवरऑल बढ़ता गया, और ये पैशन जो है वो इस उस पे आ गया कि इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट करने लगा पाकिस्तान को। वंडरफुल। अच्छा, ये स्क्रैबल जो है, इस गेम के बारे में आप बताएं कि इसमें कैसे रूल्स होते हैं, कैसे खेली जाती है, क्या राउंड्स होते हैं? स्क्रैबल जो है वो एक बोर्ड गेम है जो बैठ के खेला जाता है चार दीवारी में। तो स्क्रैबल में होता है कि 1v1 हम खेलते हैं, एक ओपोनेंट होता है हमारा, और हम लोगों को कुछ टाइल्स ड्रॉ करने होते हैं बैट से, और उन टाइल्स को जंबल करके कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बनाने होते हैं। हम वो बोर्ड पे प्लेस करते हैं, उनसे हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। सामने वाला अपनी मूवमेंट खेलता है, फिर हमारी मूव, टू एंड फ्रो मूव्स होती हैं। उसके बाद जो है वो जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर होता है वो गेम जीत जाता है। और चैंपियनशिप में इसके मल्टीपल राउंड्स होते हैं। हमाद, ये बताइएगा कि आपने स्क्रैबल की गेम जो है इसकी प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट की है, एंड माइंड में इसी गेम का आइडिया क्यों आया? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे और खेल भी जो है वो मौजूद हैं, तो सिर्फ स्क्रैबल के ऊपर ही आपकी नज़र क्यों जम गई? स्क्रैबल जो है वो हम 3 भाई हैं, वो आपस में खेला करते थे घर पे, और काफ़ी जो है वो बहुत नोविस लेवल पे, क्या कहेंगे उसको, बहुत ही ज़्यादा जो है ना लाइट लेवल पे खेलते थे हम लोग। और स्कूल में जब हमें पता चला कि हमारे स्क्रैबल का क्लब भी मौजूद है, हमने उसमें दाखिला लिया, उसमें हम लोग अच्छा खेलने लगे। तो फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि स्क्रैबल जो है वो उसकी पूरी एसोसिएशन है कराची में मौजूद, वहाँ पे जो है वो प्रोफेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे गेम्स होते हैं। तो फिर हमने जो है वहाँ से फिर प्रॉपर ट्रेनिंग हमने वहाँ से हासिल करी। फिर हमें ये भी पता चला कि स्क्रैबल जो है वो सिर्फ ये नेशनल लेवल तक महदूद नहीं है, इसकी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, और इंटरनेशनल बहुत बड़ी कम्युनिटी इसकी मौजूद है। तो फिर वन थिंग लेड टू अनदर, और हम इतना इम्प्रूव किया। हमें जब पता चला कि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है इसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की, तो फिर जो है वो हम बस ट्रेनिंग लेते गए, इम्प्रूव करते गए, और जो है वो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना शुरू अच्छा कर। हमाद, मुझे ये बताएं कि आपके ये जब आपने बोला कि मुझे पता चला इसके इंटरनेशनल टाइटल भी हैं, तो कैसे अप्लाई किया,
पहला कप आप में का मैं देख रहा हूँ 2017 में आपने खेला था और थाईलैंड में, फिर उसके बाद 2018 कप के बारे में भी बताया और अभी जो रिसेंटली हुआ इसके बारे में भी। मैंने जो है वो खेलना काफ़ी पहले से, इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना काफ़ी पहले से स्टार्ट किया था, 2013 ऑनवर्ड से। बट ऑब्वियसली वो उस वक्त इतना एक्सपोजर नहीं था। वो खेलते खेलते बाकी बाहर के लोगों से खेलते हुए एक्सपोजर भी काफ़ी मिला। सही। उसके बाद जो है वो 2017 में जो था वो मेरे पहला इंटरनेशनल टाइटल मैंने जीता थाईलैंड में। वो भी काफ़ी टफ प्लेइंग फील्ड थी, मगर और मेरा चांस बिल्कुल भी नहीं था वो। बस ये था कि मेरी मेहनत काम में आ गई, मेरे जो वर्ड्स याद किए थे और सब चीज़ें टाइल्स की तरह सही फिट होना शुरू हो गई पजल की तरह, और मैं वो टाइटल भी जीता। 2018 भी बिल्कुल ऐसा ही था। 2018 में मेरी मेहनत काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैं पर उम्मीद भी बहुत था। जो 2017 और 18 के टाइटल हैं वो यूथ लेवल के टाइटल थे। जैसे ही हम, जैसे कोई भी और स्पोर्ट्स में अंडर 19 के बाद जो ओपन कैटेगरी आ जाती है जिसमें सारी एजेस मौजूद होती हैं, तो इस बार जो था मेरा टूर्नामेंट वो उन लोगों में था जो सारी एज कैटेगरी के थे। तो इस बार जो था वो बहुत ज़्यादा टफ था, और इस बार मुझे बिल्कुल भी चांस नहीं था मेरा जीतने का। मतलब मैं पहले से ही डरा हुआ था इसको लेकर के वह काफ़ी मुश्किल है, और काफ़ी वाकई में काफ़ी मुश्किल प्लेइंग फील्ड थी। बस ये था कि थिंग्स वेंट माय वे, और जो है वो आई वाज लकी इनफ टू बैग द टाइटल। क्या बात है। हमारे जिस तरह से देखने में लग रहा है तो ये एक माइंड गेम है जिसमें आपकी मेंटली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा फोकस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए कुछ टिप्स दीजिए कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका रीडिंग में फोकस नहीं लगता, हाँ, लाइफ तो वो फोकस। तो वो किस तरीके से अपना फोकस मेंटेन कर सकते हैं? मैं जो है वो फोकस मेंटेन करने के लिए मेडिटेशन करता हूँ एक, और उसके अलावा जो है वो वैसे ब्रेन को अपने आप को ना इसी तरह मैं फोकस मेडिटेशन से ही ज़्यादातर आता है। उसके अलावा जो है वो अ, अपने आप को मेंटली शार्प रखने के लिए थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज़ भी, और बाकी मेंटल एक्टिविटीज़, पजल सॉल्व करना, और बाकी फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे वॉक करना बाहर पार्क में जाकर या कुछ इस टाइप का, तो उससे जो है वो माइंड और बॉडी दोनों एक्टिव और फ्रेश रहती है। बिल्कुल। अच्छा हमाद, मुझे ये बताएं कि आपके जो दीगर फेलोज़ हैं क्या वो भी इस गेम में इंटरेस्टेड हैं, आपके साथ खेलते हैं, या आपने कितने लोगों को मज़ीद इंस्पायर किया कि वो स्क्रैबल की तरफ आए हैं? मैं और हम पहले तो हम तीनों भाइयों ने स्टार्ट किया था खेलना स्क्रैबल, और हम जो है वो स्कूल लेवल पे फेलो स्टूडेंट्स ने, फेलो कलीग्स ने हमें जीतते हुए, खेलते हुए, अच्छा परफॉर्म करते हुए, तो खुद ब खुद ही जो है वो उनका अ, वो अट्रैक्ट हुए इसकी तरफ। और हमारे बाद से हमें पता है कि हमारी स्कूल की जो स्क्रैबल कम्युनिटी है उसमें hundreds of students took part after we went for the first international trip. तो ठीक हो गया। अच्छा हमाद, एक और चीज़, ये माइंड गेम है जिस तरीके से मेंशन पहले भी किया गया, तो माइंड गेम शतरंज भी है और कॉम्बिनेशंस आपको बहुत जल्दी समझ आते हैं, तो कभी उसकी तरफ भी फोकस किया है कि चेस की तरफ भी ट्राई करना चाहिए? बिल्कुल, मैं चेस भी खेलता हूँ, बट उस लेवल पे नहीं खेलता। ऑब्वियसली चेस भी खेलता हूँ, और माइंड को शार्प करने के लिए चेस भी उतना ही अच्छा है। स्क्रैबल और चेस में एक वाज़ेह फ़र्क जो मुझे लगता है कि चेस जो है ना वो काफ़ी टाइम पे रेपिटेटिव हो जाता है। फॉर इंस्टेंस जो स्टार्टिंग मूव्स होती है चेस की, वो मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम वो सेम ही होती हैं, और वो एंड तक जो है वो पूरा पूरा गेम वो एक ही फॉर्मेट में चल जाता है। स्क्रैबल में ये चीज़ है कि स्क्रैबल में एवरी गेम यू विल प्ले इज़ अ न्यू गेम। वो हर बार नए डाले जाते हैं, उसकी ज़्यादा कॉम्बिनेशन में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो वो जो है वो एक चीज़ है कि इसमें यूनिक, हर गेम यूनिक होगा, अनलाइक चेस जो ऑब्वियसली समटाइम्स रिपीटेटिव हो जाता है। बट both of them are extremely challenging, extremely माइंड को शार्प करने के लिए दोनों जो है वो अपने अपने लेवल पे बिल्कुल वो हैं, अच्छे हैं खेलने के लिए। बहुत खूब। हमारे जैसे हम एथलीट्स का बोलते हैं कि वो फिजिकली बड़े फिट रहते हैं या इस तरह की जितनी भी फिजिकल गेम्स होती हैं उनमें वो बहुत अच्छे होते हैं, तो ज़रा स्क्रैबल के बारे में बताइएगा कि जो लोग स्क्रैबल खेलते हैं उनके लिए बाकी प्लस पॉइंट्स क्या क्या होते हैं? स्क्रैबल का जो ऑब्वियस हमें फायदा दिखता है वो इंग्लिश और मैथ्स है, कि स्क्रैबल में वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, स्क्रैबल में क्विक मैथ्स आपकी बहुत इंप्रूव होती है। बट स्क्रैबल में एक आध चीज़ जो हमें मुझे बाद में पता चली, वो है हमारी स्ट्रैटेजी और टेक्निक्स इंप्रूव होती है। ये माइंड गेम है, और इसमें जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जाकर हमें रियलाइज हुआ कि जो हम स्ट्रैटेजी, जो हर मूव खेलने से पहले जो हम स्ट्रैटेजी लगाते हैं, जो प्रोबेबिलिटीज हम देखते हैं, और जो बाकी टेक्निकलिटीज होती हैं, वो शायद उस वक्त
शायद अंदाज़ा नहीं हुआ था, बट इसका ताल्लुक जो है वो आगे जाकर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी करियर ग्रोथ में भी होता है, और इवन आपकी पर्सनालिटी अपब्रिंगिंग और एक्सपोजर में भी काफ़ी काम आता है। एग्री। बहुत शुक्रिया हमाद हादी। बेस्ट ऑफ लक आपके स्क्रैबल के चैंपियनशिप आरीद आएंगे उनके लिए भी, और इस गेम को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए भी। आई एम श्योर कि आपको देखते साथ ही बहुत सारे लोग इस गेम में इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं। फिजिकल गेम हो या माइंड गेम हो, टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जहाँ पर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं चैलेंजिंग सिचुएशंस में, लेकिन वहाँ पर स्मार्ट वर्क भी करें और टेक्निक्स के ऊपर भी काम और करें। ऑब्जर्वेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आपकी पूरी लाइफ में ऑब्जर्वेशन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, कि जब आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं और बहुत सारे काम जो है वो आराम से सुलझाए जा सकते हैं। एक ब्रेक, वापस आएंगे हमारे साथ। इनकी सारी तवानाई खत्म हो जाएगी और सारा शहर मेरे कर्जे में डूब जाएगा। अगर तवानाई इसी तरह जाया की गई तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। इंफॉर्मेशन ड्राइव। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, इस्लाम की तारीख उलुल अज़्मी, हौसले और मुस्तकिल मिजाजी की मिसालों से भरी पड़ी है। बस मुश्किलों, रुकावटों और मुसीबतों के बावजूद आगे बढ़ते जाओ। वेलकम बैक। और एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहमियत का हामिल है ये टॉपिक, और हम यूजुअली हर हफ्ते कोशिश करते हैं कि इस तरह की किसी न किसी शख्सियत से ज़रूर इस टॉपिक पे बात करें जो कि हमें फ़ायदेमंद भी साबित हो सके और हेल्पफुल भी हो सके। पेरेंटिंग स्टाइल पे बात होती है या बच्चों की तरबियत पे बात होती है, तो ये आजकल हर घर का मसला है। कोई ना कोई इशू इस तरह से जनरेट हो रहा होता है जिसमें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या लूप होल है जिसको फिक्स करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। सो आज भी हमने एक ऐसी शख्सियत को बुलाया जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लेकिन उसके साथ साथ खास तौर पे एक्सपर्टीज़ रखती हैं बिहेवियरल साइंसेस पे। सो हम वो जिक्र करेंगे और बहुत सारी दीगर भी एक्सपर्टीज़ हैं इनकी, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिहेवियर को कैसे पढ़ा जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा इरम बीबी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया पीटीवी का कि उन्होंने एक दफ़ा फिर मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। थैंक यू आपका आने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि बिहेवियरल साइंसेस में अगर हम इस चैप्टर को स्टडी करते हैं, साइकोलॉजी तो हम मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट के साथ हमने टॉपिक डिस्कस किया, साइकोलॉजी हमें समझ आई, कुछ नहीं आई, लेकिन बिहेवियर को स्टडी कैसे किया जाता है और ख़ास तौर पे हमारे बच्चों के बिहेवियर को स्टडी कैसे किया जाए? ये साइकोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा अहम इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, और उसके रीज़न ये है कि जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, फ्रॉइड से लेके अभी जो बिल्कुल यंग साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका मेन डोमेन जो है वो इंसान की नफ्सियात को समझना है। हाँ। और नफ्सियात कहाँ से स्टार्ट होती है? फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, बल्कि उससे भी पहले चले जाएँ, मदर के कंसेप्शन से। जो मदर की साइकोलॉजी होगी वो कहीं ना कहीं बच्चे की साइकोलॉजी के ऊपर इम्पैक्ट रखती है। तो बहुत से साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे फ्रॉइड का ये कहना था कि अर्ली जो 5 years हैं दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप एक बच्चे की पर्सनालिटी को वहाँ पे बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। फिर ऑनवर्ड्स अगर आगे जाएँ तो फिर बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने इसका टाइम स्पेन जो है वो ज़्यादा कर दिया। तो साइकोलॉजी का जो मेजर है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, वो बात ही इस पे करती है कि एक बच्चा कैसे बढ़ रहा है, उसे कॉग्निशंस, उसका थिंकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस,
कैसे वो सारे का सारा इस्टेब्लिश हो रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है पेरेंटिंग का। अब पेरेंटिंग जो है वो वेरी मच इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि बच्चे की पर्सनालिटी को डायरेक्ट किसने डेवलप करना है, उसकी मदर ने, उसके फादर ने, उसके इर्द गिर्द जो अराउंड जो उसके हैं, उसके बाद सिबलिंग्स आ गए या उसके बाद और रिलेटिव्स आ गए, जी इमीडिएट फैमिली, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, जैसे 4 तो मेन है, लेकिन अब जैसे जैसे रिसर्च है वो उसको और मज़ीद आगे डेवलप करती जा रही है, उसमें बहुत से और भी आ रहे हैं। मैं इस पर डिटेल में बात करूँ तो उससे पहले मैं ऑडियंस से ये कहूँगी कि सारे काम छोड़ दें और आज आके बैठ जाएं चैनल के आगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये सारे पेरेंट्स के लिए भी और जो पेरेंट्स टू बी या फ्यूचर में जो इस सिलसिले में जाएंगे उनके लिए इंशाल्लाह हमारी आज की कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी रहेगी। सो हम डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेरेंटिंग को देखते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आ जाता है अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स कैसे होते हैं कि वो बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप नहीं होने देते ड्यू टू देयर अथॉरिटी। बेसिकली पेरेंटिंग स्टाइल में होता क्या है कि आपने अपना जो लेवल ऑफ कंट्रोल है वो अपने बच्चों को किस हद तक देना है। अच्छा। ठीक है, जो आप जो कंट्रोल एक पोजेस करें, कितना एम्पावर करना है अपने बच्चों को। अथॉरिटेरियनिज्म में जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स हैं उनको साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा लाइक करती है, अथॉरिटेरियन को नहीं। अथॉरिटेरियन क्या है, माई वे और नो वे और हाई वे, वो वाली बात आ जाती है कि जो मैंने कह दिया ये बस फाइनल है, इसके बाद आगे नेक्स्ट आप कोई बात नहीं कर सकते। यूजुअली जैसे हमारे घरों में होता है, अब्बा ने कह दिया तो बस ऐसे ही होगा। जी, हमारे जो है हो गया इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो ये वाली जो कल्चर है, क्या खित्ते के कल्चर पुराना है इसी तरीके से, इसी तरह ही अथॉरिटेटिव अप्रोच हमेशा से रही है। बस ये कह दिया, इसके आगे नो नेगोशिएशंस, कोई आगे आपने बात नहीं करनी, बस यहाँ पे बात खत्म होगी। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, एक बच्चा छोटा सा है 4-5 साल का, उससे ऑनवर्ड ले लें, वो पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं कर पाता, वो अपने इमोशंस को बता नहीं पाता। पेरेंट्स से कोई इजाज़त लेनी है, मैंने ट्रिप पे जाना है या मैंने आगे, तो पेरेंट्स के साथ अगर ज़रा सा फ्रेगमेंट ऑफ स्पीच वो स्टार्ट करेगा, पेरेंट्स उसी के ऊपर जजमेंट दे के उसको वहीं पे ब्लॉक कर देंगे। तो ऐसा बच्चा लॉन्ग टर्म में अपने इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं जानता। लोनलीनेस का शिकार होते हैं ऐसे बच्चे, डिप्रेशन का शिकार होते हैं लॉन्ग टर्म में। इनिशिएटिव लेने से वो लोग डरते हैं, उनकी पर्सनालिटी करते जा रहे हैं। ऐसा ही है, उनके अंदर फीलिंग्स, इसको हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, वो रिप्रेशन दबा रहे होते हैं अपनी फीलिंग्स को। तो डिफेंस मैकेनिज्म ऐसे बच्चों के बहुत अजीबोगरीब किस्म के डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो फिर सेकंड नंबर पे एक है परमिसिव। इसके बिल्कुल टोटली ऑपोजिट है, ऑपोजिट इस सेंस में कि पेरेंट्स वहाँ पे टोटल जो कंट्रोल है वो बच्चों के हाथ में दे देते हैं। ठीक है, यानी वहाँ पे फ्रेंडशिप लेवल आ जाती है। मतलब वो इतना बच्चों को इज्जत और वो वकार और इंटेग्रिटी उनकी बहाल कर देते हैं कि समटाइम्स बच्चे उन्हें डोमिनेट कर रहे होते हैं, बच्चे उनके रूल्स अपने फोकस उनके ऊपर करा रहे होते हैं। पेरेंट्स की कोई हाई डिमांड नहीं होती बच्चों से, बस ठीक है अगर बच्चे ने होमवर्क कर दिया दैट्स इट, बच्चे ने अगर मेरी बात मान ली दैट्स इट, कोई बात नहीं है। मतलब और ऐसे पेरेंट्स के अपने पास्ट चाइल्डहुड ट्रॉमास कहीं ना कहीं इसमें इम्पैक्ट करते हैं। अगर उनके अथॉरिटेटिव किस्म के अथॉरिटेरियन किस्म के पेरेंट्स रहे हैं तो वो क्या करते हैं, बच्चे को फुल एक कंट्रोल दे देते हैं। ये भी गलत, साइकोलॉजी इसको पसंद नहीं करती। और इसका रीज़न ये कि ऐसे बच्चे लॉन्ग टर्म में सेल्फिश बन जाते हैं। जब उनको हर चीज़ मिल जाती है, उनके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कंट्रोल 100% उनके हाथ में। कोई बुकलेट तो है नहीं जिससे पता चलेगा कि पेरेंटिंग कैसे होती है। ऐसे और बच्चा जिसका पहला होता है उसको बिल्कुल नहीं पता होता और वो सबकी सुनता है कि अपने बच्चे पे ये अप्लाई करो तो ये अप्लाई करो, ये हो। तो पहला जो 1 साल होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, एज यू सेड पहले 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन पहला 1 साल में कैसे बच्चे की ट्रीटमेंट करनी चाहिए? क्योंकि हमें तो ये लगता है कि बच्चा सिर्फ एहसासात को महसूस कर सकता है, बाकी ये कुछ नोट नहीं कर रहा। अगेन यहाँ पे एक बात आएगी कि पेरेंट्स के अपना जो एक पर्सनालिटी का स्टाइल है वो पेरेंटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक बच्चा, हमें ये लग रहा होता है कि जो 1 ईयर का बच्चा या 1 मंथ का बच्चा है उसकी कोई फीलिंग्स या वो समझ नहीं रहा, सुन नहीं रहा, लेकिन बच्चे बहुत रिसेप्टिव होते हैं। स्पेशली वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू सीख रहे होते हैं, वो पेरेंट्स को देख रहे होते हैं व्हाट दे आर डूइंग एट द मोमेंट, और फिर आगे दूसरा तीसरा साल वो जो उन्होंने सीखा होता है स्टार्टिंग में वो आगे जाके उसको ये आप कह सकते हैं कि जो इमिटेशन उन्होंने की होती है वो आगे उसको बिहेवियर को एक्सपोज करेंगे। तो पेरेंटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, इट्स एन आर्ट। आप ये जो एंटाइटलमेंट है ना, पेरेंट्स, वालदा, वालिद, मदर एंड फादर, ये बनना बहुत आसान है, लेकिन ये पूरा प्रोजेक्ट है बच्चे को रेस करना। आजकल जैसे आपने देखा होगा, पहली माएँ ऐसे नहीं करती थी, आजकल की करती हैं। कोको मेलन कार्टून लगा दिए, या मिसेस रेचल हैं, बहुत ज़्यादा उनका भी हो रहा है, वो भी लगा दिए। अब आप
अब मैं एक दफ़ा जहाज़ में सफ़र कर रही थी, तो मेरे साथ एक खातून थी, तो उनकी बेटी बार बार रो रही, तो उन्होंने उसके सामने कोकोमेलन कार्टून, मतलब 4 घंटे का 8 घंटे का जितना ट्रेवल टाइम था उसमें बार बार वो कार्टून प्ले हो रहे हैं, बच्ची खामोश है। जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने बच्ची के ना जो ये जो फ्रंटल लोब होती है जिधर से हमारे डिसीजन मेकिंग बनती है, यहाँ पे ग्रे मैटर, आपका वाइट मैटर, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम श्रिंक होता है। ऐसे बच्चे लॉन्ग टर्म में डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। यानी आपने स्क्रीन टाइम तो उसको दे दिया, ये आजकल 1, 2, 3, 4 बल्कि जो फर्स्ट ईयर ऑफ जो है चाइल्ड जो दुनिया में आ गया, उसके साथ ही हमने सबसे बड़ी ज़्यादती की, उसे स्क्रीन टाइम पे लगा दिया। एडिक्शन है। माँ बाप भी काम कर रहे हैं और वापस आके उन्होंने खाना भी बनाना है, एक घर का माहौल चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें स्क्रीन टाइम क्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए? स्क्रीन टाइम होना चाहिए। अब देखिए इसकी अहमियत को पहले जो है ना, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हमें अंडरस्टैंड। अब वो जो जहाज वाली कहानी, उसमें तो मुझे ये नजर आया कि उस माँ ने एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए उसने काम किया। लेकिन ये देखिए उसका बिहेवियर बच्ची को ऑलरेडी एक डेवलप्ड था, वो शी मस्ट बी लाइक वो होगी 2 इयर्स की, इतनी ज़्यादा की थी। होता क्या है, हम उन्हें एडिक्शन पे लगा देते हैं 3 घंटे 4 घंटे के बजाय। अब ऐसे पेरेंट्स जो मेरे पास आए, मैं उसका डायरेक्ट ट्रीटमेंट बताती हूँ कि हम उसे कैसे डील करते हैं। मैं उन्हें कहती हूँ इसका जो स्क्रीन टाइम है उसको लिमिटेड कर दें। अब जहाँ पे आप 3 घंटे दिखा रहे हैं उसको 1 आवर पे ले आएँ, 1 आवर से उसको 30 मिनट्स पे ले आएँ। उसके बाद कोई गेम स्टार्ट कर दें, उसकी अटेंशन आप डाइवर्ट कर दें, फिर बेशक उसको स्क्रीन टाइम पे लगा दें। ये एक ऐसी एक चीज़ है जिस पे अभी दुनिया बहुत रिसर्च कर रही है। वैसे आजकल अगर हम देखें तो देखें पेरेंट्स जो हैं वो जॉब भी करते हैं, चाहे वो मदर है चाहे वो फादर है, वो जॉब भी करते हैं, उसके बाद आके उनको घर के सारे काम भी देखने हैं, उसके बाद वो मेरे ख्याल से इतना उनके पास शायद टाइम नहीं बचता, या वो इतने एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं कि वो खुद एंटरटेन करने की बजाय बच्चों को स्क्रीन टाइम के लिए जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके लिए आप क्या समझती हैं कि क्या टिप होनी चाहिए कि वो किस तरीके से दोनों चीज़ें मैनेज कर सकें? एक वो वक्त था जब हमारी माएँ हाउसवाइफ हुआ करती थी घर में और बच्चों की अच्छी एक पेरेंटिंग उनके पास होती थी। अब ये मजबूरी भी तो है पेरेंट्स की, लेकिन इस मजबूरी को काउंटर बैक करने के लिए ये कोई पहला केस नहीं, हमारे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं। बेहतर टाइम यही होता है कि टाइम मैनेजमेंट करें, आप कोई वर्किंग आवर्स ऐसे उसमें हम जब हिफ्स कर रहे थे ना, तो उस वक्त कहा जाता था कि बच्चों के लिए हिफ्स करने के लिए ना मार बड़ी ज़रूरी है। और उस वक्त के पेरेंट्स भी ऐसे होते थे। तो लेकिन अभी भी माँ बाप ये कहते हैं कि सख्ती बच्चों पे बहुत ज़रूरी है। तो सख्ती का लेवल डिफाइन किसने करना है? सख्ती का लेवल आप ऐसे, इसमें अथॉरिटेटिव जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसको हम सामने रख के इस एग्जाम्पल को हम इधर करते हैं। उसमें ये हो सकता है कि चिल्ड्रन और जो फादर मदर हैं पेरेंट्स हैं वो मिल के एक चीज़ को डिसाइड करेंगे। हर चीज़ जहाँ पे आप बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं, उसके साथ डिस्कस करते हैं एंड देन यू मेक द रूल्स, वो चीज़ लॉन्ग टर्म चलती है। ये वो ज़माना भी नहीं है कि जहाँ पे बच्चे आपको कहते हैं आपकी बात को मान लें, आराम से आपको सुन लें। तो हमें टाइम के साथ साथ अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी। तो सबसे ज़्यादा जो रिसर्च जिस पे बहुत ज़्यादा हुई है अथॉरिटेटिव स्टाइल है, जो ये कहता है कि हर चीज़ बच्चे के साथ आप डिस्कस करके फिर उसको आगे की तरफ आप बनाएं, और ये तरीक़ाकार कामयाब भी है। 100% अथॉरिटेरियन अप्रोच अब नहीं चलती। वैसे यूजुअली जब हम पेरेंट टीचर मीटिंग्स में जाते हैं तो पेरेंट्स आके ना टीचर्स से ये शिकायत करते हैं कि, या फिर उनको फोर्स करते हैं कि आप हमारे बच्चे को बताएं, हमारा बच्चा आपकी बात ज़्यादा सुनता है। ये कहाँ पे लैक करता है कि बच्चा पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर के साथ इतना एसोसिएट हो जाता है कि वो वहाँ बात सुनता है लेकिन पेरेंट्स की नहीं सुनता। वो इसलिए क्योंकि जो एक इनिशियल जो टाइम पीरियड, जो अटेंशन का लेवल उसको घर से मिलना चाहिए था, वो घर से नहीं मिल रहा, वो उसको स्कूल से मिलेगा। ठीक है, आप इधर पेरेंट टीचर की बात करते हैं, मेरे पास जब एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरे पास पेरेंट्स अपने 22 साल के बच्चे को लेके आते हैं, 30 इयर्स के बच्चे को, वो कहते हैं हम बस कुछ ऐसा कर देना ये ठीक हो जाए। मैंने कहा जो 30 इयर्स का, ये 22 इयर्स का, ये 17 इयर्स का एक बच्चा आपके 5 साल तो दें, हाँ पेरेंटिंग स्टाइल से ख़राब हो गया, उसको मैं नहीं 1, 2, 3 सेशंस में ठीक कर सकती। वो बात शुरू होती है, लेकिन गुंजाइश है। ऐसे ही है। और होता है जब आप बच्चे को सुनते हैं और फिर आपके साथ बच्चे एक कनेक्टिविटी फील करते हैं और उनके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आती हैं, एक बॉन्ड क्रिएट। तो लिसनिंग टू देम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप कि तमाम पेरेंट्स जो इस वक्त सुन रहे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर आके यही बात मेंशन करते हैं कि बच्चों के साथ कनेक्टिविटी पैदा करें, चाहे वो किसी भी एज में है, उनके साथ बॉन्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप उनके अंदर झांक सकें कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। वो सारी चीज़ें को ऑब्जर्व करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद उनका उसी तरीके से रिस्पॉन्स देना भी ज़रूरी है। एग्जैक्टली। ब्रेक, वापस आएंगे हमारे साथ।
सोशल मीडिया का दौर है और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया से दूर हो या उसका कोई ना कोई कनेक्शन सोशल मीडिया के साथ ना हो, लेकिन हम इस सोशल मीडिया के इस्तेमाल में ये भूल जाते हैं कि हमारा एक क्लिक जो है वो कितने सारे और नुकसानात का बायस बन सकता है और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और उसके बाद हमें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही होंगी। इससे हम बहुत बार बेखबर भी रहते हैं और अगर बाखबर हों भी तो हमें समझ नहीं आता कि इसको काउंटर किस तरीके से करना। और एक और पहलू इस टॉपिक का ये है कि सोशल मीडिया पे गुस्ताखाना मवाद जो है वो तमाम तर दुनिया में मौजूद मुसलमानों की दिल आज़ारी का बायस बनता है। तो अगर आपके सामने वो मवाद आता है तो उसको कैसे काउंटर करना है, और दूसरी चीज़ कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप रब्ता कर सकते हैं कंप्लेन करने के लिए। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जनाब डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच एक दफ़ा फिर से वक्त निकालने के लिए। खैरियत से हैं सर आप? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए देखते हुए करीब से आपको भी वक्त हो गया, हम भी इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब रियल सिचुएशन क्या है जब से हुकूमत ने इसके ऊपर अपना एक्शन लिया? FIA, PTA, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट सब इन्वॉल्व हुए हैं, क्या आउटकम निकला अभी तक? देखिए, अभी इसकी स्टैटिस्टिक्स तो कोई IT का एक्सपर्ट अगर निकाले तो उससे पता चलेगा, लेकिन अपेरेंटली ये लगता है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है और अब वो चीज़ें कम नज़र आ रही हैं। दो किस्म की चीज़ों में मुझे एक क्लियर कमी नज़र आ रही है। एक वो जो ब्लास्फेमियस कंटेंट्स थे और दूसरा जो यानी हमारी हुब्बुल वतनी के ख़िलाफ़ चीज़ें थी वो भी कम हुई हैं। हाँ। तो ये कंसिडरेबल रिडक्शन हुई है और उस रिडक्शन में आप लोगों के प्रोग्राम्स और आप लोगों ने जो डिस्कोर्स शुरू किया उसका बड़ा अहम किरदार है। लेकिन अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर इतना कुछ है कि समंदर है सर, समंदर है और उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मामला ये है कि वो किस तरह हम रिस्पॉन्सिबल यूज़र्स ऑफ सोशल मीडिया बने, क्योंकि सोशल मीडिया को सिर्फ यूज़र कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल, उसको कोई बाहर से कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये यूज़र्स की एजुकेशन के लिए और उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि वो इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें कि सोशल मीडिया क्या है। एक तो सोशल मीडिया शुड नॉट बी यूज्ड एज एडिक्शन। हम एडिक्ट होते जा रहे हैं इसी तरह सर, हर वक्त फोन उसकी वजह से अब आप देखें कि यानी ये जो एडिक्शन है, ये इस एडिक्शन से आगे सारे प्रॉब्लम, मसलन एक्सीडेंट्स कितने हो रहे हैं, सही लोग ड्राइव करते हुए सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, स्टूडेंट्स सारी रात सोशल मीडिया के ऊपर अपना वक्त ज़ाया करते हैं, ऑफिस गोइंग इवन, हाँ ऑफिस, इसीलिए लोग क्लासों में लेट आते हैं, ऑफिस में लेट आते हैं, नींद पूरी नहीं हुई होती और उनका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो अल्टरनेट क्या है सर? हाँ, अल्टरनेट ये है कि हम इसको अब ख़त्म तो नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि एक तो उसको रिड्यूस करें, उसके टाइम को रिड्यूस करें। दूसरा, ख़ास तौर पे नौजवानों को ये चाहिए कि वो वॉक करना, एक्सरसाइज करना, इस किस्म की जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। बल्कि इसने, सोशल मीडिया ने हमारी ईटिंग हैबिट्स पे भी बहुत बुरा असर डाला है। अब बच्चे ये पसंद नहीं करते कि हम बैठ के इकट्ठी पूरी फैमिली जो है वो इकट्ठा खाए, बल्कि वो कहते हैं कि हम अपना बर्गर उठाएं, अपने फ्राइज़ उठाएं और अपने कंप्यूटर के सामने जाके बैठ जाएं। हाँ। उससे भी इंजॉय करें और इनसे भी इंजॉय करें। हाँ। तो इसने हमारी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर भी असर डाल दिया है। और वो जो हमारे ट्रेडिशनल खाने हैं, जैसे हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं, तो उसके लिए दोनों हाथों को इन्वॉल्व करना पड़ता है ना। हाँ। तो उसकी जगह अब फिर ये अल्टरनेट आ गया कि जी चलो बर्गर की हिस्ट्री भी है सर। हाँ, बर्गर खाते हैं, चूँकि जल्दी से जो है वो खाया जाएगा और उसमें ये होगा। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि हमें, और इसमें हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे हैं कि बेड के ऊपर एक ख़ास एंगल के साथ आप बैठे हैं तो आइज़ के ऊपर लाइट बंद है, अंधेरा है और अंधेरे में आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये पूरा साइकिल जो है वो उससे डिस्टर्ब हो जाता है। नफ्सियाती मसाइल उसके अलावा है, ये चीज़ें जो हैं इन पर भी तवज्जो करने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें सोशल एक्टिविटीज़ उनको इंगेज करना चाहिए, फिज़िकल एक्टिविटीज़ के साथ घरों से बाहर निकलना चाहिए, खेल के मैदान हों या पार्क्स हों या और बहुत खूबसूरत चीज़ें हों। इस्लामाबाद के अंदर कितने, अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी अवेयरनेस देना ज़रूरी है कि जो हमारा मेन मुद्दा है ये ब्लास्फेमस या अगेंस्ट द स्टेट कंटेंट जो है, इनकी जहन साजी क्यों होती है और कहाँ से होती है? अच्छा देखिए, इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो इस्लामोफोबिया एक बड़ा फैक्टर है। हाँ बिल्कुल है। उस फैक्टर की वजह से जो लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं
वो पाकिस्तान के ब्लास्फेमियस खिलाफ चीज़ें जो है वो हाँ। क्रिएट करते हैं और उनको फैलाने की कोशिश करते हैं। इसमें दूसरा एलिमेंट सेक्टेरियनिज्म है। ओह अच्छा। जो हाँ। मुख्तलिफ सेक्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, वो अपने अपने सेक्ट के बाज़ ऐसे एलिमेंट्स को प्रमोट करते हैं जिससे दूसरे सेक्ट्स के खिलाफ हेट स्पीच जो है वो स्प्रेड होती है। तो हमारी हालत ये कि अगर हमारा कद बड़ा नहीं है तो हम अपना कद तो बड़ा नहीं कर सकते, तो हम दूसरों को ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनका कद छोटा है। हाँ। यही सूरत हाल सेक्टेरियनिज्म में है कि हम अपने सेक्ट को प्रमोट करने के लिए या उसको डोमिनेट सेक्ट साबित करने के लिए ये ज़रूरी समझते हैं कि दूसरों को बुरा भला कहें और दूसरों को निगेट करें। तो सर हमारी दरसगाह एक बहुत ज़रूरी जो थी वो मसाजिद है, थी नहीं अभी भी हैं। हर जुमे को जब खुतबा होता है तो ये उलमा की ज़िम्मेदारी कितनी बनती है कि वो इस किस्म के जदीद दौर के टॉपिक्स को अपनी जो है ना मौजू बनाए। ये एक अच्छा ट्रेंड अभी इमर्ज हुआ है कि बड़ी मसाजिद में अब उलमा जो जुमे के खुतबात देते हैं उसमें भी दो प्रॉब्लम, एक तो ये उलमा से रेलेवेंट है और एक फॉलोअर से। उलमा को ये देखना चाहिए कि आखिर क्या सबब ऐसा है कि लोग उनका खुतबा सुनने की बजाय सिर्फ वो अरबी का खुतबा सुनते वक्त मस्जिद में आते हैं। इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है, इसलिए कि उनका जो खुतबा है वो लोगों के लिए एक इररेलेवेंट चीज़ होगी। सही बात है। उसको रेलेवेंट बनाने की ज़रूरत है। रेलेवेंट बनाने के लिए ज़रूरी है कि वो उसको जो लाइव इश्यूज़ हैं, सोशल लाइव इश्यूज़ हैं, उसके साथ लिंक करें। जब वो लिंक करेंगे तो लोग उसकी तरफ वापस आएंगे। वो जो ट्रेडिशनल उसमें इख्तलाफी बातें, दूसरों को बुरा भला कहना और इस किस्म की बातें, उससे अवॉइड करने की ज़रूरत है। फिर उसके ज़रिए बाज़ का रेडिकलाइजेशन और सेक्टेरियनिज्म जो है उसको फैलाया जाता था, या उसके ज़रिए वायलेंस जो है वो भी जनरेट होती थी। तो एक तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये है कि जो अच्छी चीज़ इसमें बहरहाल हमें इसको करना चाहिए। ये हमारे यहाँ फैसल मस्जिद में तो बहुत पहले से ये ट्रेडिशन थी कि जुमे का खुतबा रिटन तैयार किया जाता था, उसको पब्लिश किया जाता था और रिटन उसको तकसीम भी किया जाता था। और अभी भी ये ट्रेडिशन जो है वो वहाँ पे मौजूद है और वो तय होता था कि पूरे एक हफ्ते के अंदर किस किस मौज़ूआत के ऊपर खुतबे बनेंगे। तो मेरी सजेशन ये होगी कि अगर मसाजिद कमेटीज़ अपने उलमा के साथ बैठें और वो पूरे एक हफ्ते के लिए जुमे के खुतबात के टॉपिक्स तय कर लें कि आज ख़वातीन के हकूक़ पर बात करनी है, आज जेंडर बेस्ड वायलेंस के ख़िलाफ़ बात करनी है, आज हमारी मुल्क में जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं उसके हवाले से बात करनी है। मसलन इस वक्त इकोनॉमिक चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन हम हार्ड वर्क करने के लिए तैयार नहीं। जितना मर्जी हम कुछ कर लें, जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, बर वक्त ऑफिस नहीं आएंगे, बर वक्त अपनी दुकान नहीं खोलेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमिक तरक्की नहीं हो सकती। तो ये जो हार्ड वर्क करना है, इसके मुतल्लिक कितनी अच्छी इस्लाम की तालीमात है वो हम लोगों को दें। इसी तरह समाज के अंदर जो मसाइल है, ये नजायज़ तजावुज़ात है, बाज़ारों में आप चल नहीं सकते, बाज़ारों में, इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी शानदार हदायत है। अगर एक एक खुतबा इसके ऊपर आ जाए, इसी तरह पर्सनल ड्रेसिंग है, हाइजीनिक इश्यूज़ है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, ये ऐसे वो लिविंग मसाइल हैं जिनके अंदर लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। और अगर इनको एजुकेट करने के लिए हमारे रिलीजियस लीडर, वो लीडर हैं, वो स्टेप इन करें और वो ट्रेंड सेट करें ताकि लोग उनके पीछे चले। अभी भी लोग उनके पीछे चलते हैं, तो पॉजिटिव एडवांसमेंट है, लेकिन इसको मज़ीद चैनलाइज करके और बेहतर करने की ज़रूरत है। और इसमें मैं बताऊं कि ख़ास तौर पे जो मसलन कंटोनमेंट एरियाज़ में जो मसाजिद हैं, वहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे ऑफ सरमन्स है। मैं समझता हूँ कि सिविल इलाकों में भी और जो आम मसाजिद हैं उनके अंदर भी ये सिस्टमेटिक वे, तमाम सिस्टम वहाँ पे फॉलो होना चाहिए। सर, जिस तरह से थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि हमारे खाने की रूटीन डिस्टर्ब हो गई क्योंकि हम बड़ी जल्दी हर चीज़ को करने के आदी हो चुके हैं, और यूजुअली हमारे जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं वो एक क्लिक को जो है वो ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, और वो भी ये समझते हैं कि हमें जल्दी काम करना चाहिए। वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, हम इसको हाईलाइट करेंगे, हम इसको रिपोर्ट करेंगे। उस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? ठीक है ना, उसमें आप प्रॉब्लम ये है कि हम जब अपनी ईटिंग हैबिट्स को डिस्टर्ब करते हैं, अब वो होता ही है कि हम कोई वीडियो देख रहे हैं, हम कोई सेगमेंट देख रहे हैं, तो हम उसको मिस नहीं करना चाहते। वो एक दौर था लोग इत्मीनान से चीज़ों से इंजॉय करते थे, लंबी मूवीज़ भी देख लेते थे, बैठ के लंबे म्यूज़िक भी सुन लेते थे, वो भी ख़त्म हो गया।
अब जल्दी जल्दी हरी अप फटाफट वो है 2-4-5 सेकंड के अंदर वही चीज़ हमने खाने के ऊपर भी अडॉप्ट की। और मैं आपको बताऊं कि बड़ी ख़तरनाक स्टैटिस्टिक्स आ रही हैं कि बच्चे चबा के खाना नहीं खाते, वो प्रॉपरली उसको हजम नहीं कर पाते और उसकी वजह से उनके मैदे जो है वो ख़राब हो रहे हैं। तो हेल्थ इश्यूज बहुत सारे सोशल मीडिया के इर्रिस्पॉन्सिबल यूज़ की वजह से भी आ रहे हैं। इसके अलावा इससे जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप अपने फैमिली के साथ ख़राब हो रहे हैं, पेरेंट्स के बच्चों के साथ बहुत बड़ा डैमेज है हाँ जो इस तरीके से हो सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया से हम आंखें नहीं चुरा सकते, लेकिन एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए और रिस्पांसिबल इस्तेमाल के मतलब सही बात है, उसके ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए, हर किसी को और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ करने की जरूरत है कि तमाम सोशल मीडिया यूजर्स को ये ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी सूरत में 3 चीज़ों में वो इन्वॉल्व ना हो। एक ये कि ब्लास्फेमियस कंटेंट्स, दूसरा ये कि पाकिस्तानियत के खिलाफ कोई चीज़ हो, और तीसरा हेट स्पीच। इन 3 चीज़ों में किसी भी सूरत में इन्वॉल्व नहीं हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप के लोगों को भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हर इंडिविजुअल को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी अदा करें। मुझे रुशना को सुबह पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी कल, बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।